हेलो गाइस, आज मैं एक हॉरर थ्रिलर कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका सीजन 1 2020 में रिलीज हुआ था और इसका सीजन 2 कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें सितंबर महीने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरदार बर्फ गिर रही थी। वहीं पर हम बहुत सारे मिलिट्री वाले लोगों को देखते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को पकड़ने के लिए आए थे। तभी उस बिल्डिंग के अंदर से एक लड़का निकलकर बाहर आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। वो बुरी तरीके से जख्मी था, आंखें उसकी ब्लैक कलर की थी और साथ ही में उसके आजू बाजू हम बहुत सारे क्रिएचर्स को देखते हैं। आर्मी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक इंसान है या फिर कुछ और, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी, इसीलिए वो लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग समझ गए थे कि वो एक जिंदा इंसान है, लेकिन वो कोई और चीज भी हो सकता था। इसीलिए वो लोग उसे आगे बढ़ने से वार्न करते हैं और कहते हैं अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। लेकिन वो लड़का किसी की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता जाता है। इतने में सारे मिलिट्री वाले उसको शूट कर देते हैं। यहाँ से कहानी आ जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 1 महीने पहले। यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रीन होम्स था। वहीं पर हम उसी लड़के यूनसू को देखते हैं जिसको हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत डिप्रेस्ड हो। वो चुपचाप गुमसुम होकर कहीं जा रहा था। तभी एक उड़ता हुआ ब्लेड आकर उसका गला काटने ही वाली थी, लेकिन यूनसू की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। पता चलता है कि वहाँ का गार्ड वहाँ की घास काट रहा था और गलती से वो ब्लेड उछलकर यूनसू के पास पहुँचने ही वाली थी। यूनसू अभी अभी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। घर के अंदर पहुँचते ही वो बहुत डिप्रेस लग रहा था। वो मन में कहता है कि वो मरने के लिए जा रहा है और इसके बाद वो टेरेस के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बिल्डिंग के गार्ड को देखते हैं जो रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में एक बेड लगा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उस गार्ड को बहुत डांट लगाता है। वो कहता है अगर तुम रेस्ट करोगे तो काम कब करोगे। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक लेडी आती है। वो गार्ड से कहती है उसने तुमसे कितनी बदतमीजी से बात किया, उसको ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। और साथ ही में वो उस गार्ड को एक फिश का बॉक्स गिफ्ट करती है। ये देखकर गार्ड खुश हो जाता है। वो सोचता है उसको फ्री में खाने का सामान मिल गया। उस लेडी के जाने के बाद वो गार्ड जैसे उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर सड़ी हुई फिश रखी हुई थी। उसकी स्मेल इतनी ज्यादा गंदी थी कि गार्ड के नाक में से खून निकलने लग जाता है। हालांकि नोज ब्लीडिंग का रीजन फिशेज नहीं थे, इसके पीछे कोई और रीजन था जो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अगले सीन में हम यूनसू को देखते हैं जो टेरेस के ऊपर खड़ा होकर मरने के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जिसका नाम यूनयू था और वो एक डांसर थी। यूनसू को देखकर वो समझ गई थी कि वो यहाँ पर मरने के लिए आया है। वो यूनसू से कहती है वैसे भी आजकल सुंदर लड़के बचे ही कहाँ हैं, और ऊपर से तुम भी अपनी जान ले रहे हो। वो उसकी तारीफ तो करती ही है लेकिन साथ में बेइज्जती भी करने लग जाती है। वो यूनसू से कहती है अगर तुम्हें मरना है तो कहीं और जाकर मरो, यहाँ पर मर के लोगों को प्रॉब्लम में मत डालो। ये सब सुनकर यूनसू वहाँ से निकल जाता है। वो जैसे अपने कमरे के बाहर आता है तो देखता है कि बिल्डिंग का गार्ड उसके रूम के अंदर झांक रहा है। वो गार्ड यूनसू से किसी पेपर पर साइन करवाने के लिए आया हुआ था, लेकिन यूनसू मना करके अंदर जाने लग जाता है। लेकिन वो गार्ड जबरदस्ती अंदर घुसने की भी कोशिश करता है। अगले सीन में हम एक जीसू नाम की लड़की को देखते हैं जो बेसिकली एक म्यूजिशियन थी। वो भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। जो भी काम उसे मिल रहा था वो उस काम को ले रही थी। जीसू अपने परफॉर्मेंस के लिए निकलने ही वाली थी। तभी उसे बाहर एक लेडी मिल जाती है। पता चलता है कि वो दोनों ही 15th फ्लोर पर रहते थे। वो लेडी जीसू को बताती है कि वो अपने बच्चे को घुमाने के लिए बाहर लेकर जा रही है। जीसू पूछती है बच्चा कितने साल का है, तो वो लेडी बताती है बच्चा 1 साल का है। जीसू उस बच्चे को खिलाने के लिए नीचे झुकती है तो देखती है कि वो स्ट्रोलर तो बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई बच्चा था ही नहीं। जीसू को ऐसा लगता है कि वो लेडी पागल है। वो डर जाती है और लिफ्ट के अंदर जाती ही नहीं। तभी वहाँ पर एक जेयून नाम का आदमी आता है। पता चलता है कि वो एक कोरियन टीचर था। वो जीसू को बताता है कि वो लेडी पागल नहीं है, बल्कि उस लेडी के साथ एक हादसा हुआ था। एक दिन जब वो अपने बच्चे को लेकर रास्ते पर निकली थी तब उस बच्चे का स्ट्रोलर गाड़ी के सामने आ गया और तब से ये लेडी सदमे में चली गई है। उसने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसका बच्चा मर चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं जेयोन जीसू से फ्लर्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जीसू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। वो लिफ्ट से नीचे उतरकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। अगले सीन में हम उसी डांसर लड़की यूनयू को देखते हैं। वो अपने भाई यूनयूक के साथ यहीं पर रहती थी। यूनयूक अपनी बहन की डांस फीस भरने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन देखकर ऐसा लगता था कि उन दोनों भाई बहन में जरा भी पड़ती नहीं थी। उसका भाई तो बहुत कोशिश करता था, लेकिन यूनयू बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। दूसरी तरफ हम एक सैंगवुक नाम के आदमी को देखते हैं जो बहुत ही गैंगस्टर टाइप का इंसान था। उसका फेस एक साइड से बुरी तरीके से जला हुआ था और उसने एक आदमी को टेप से बांध के रखा हुआ था। वो उस आदमी को टॉर्चर भी कर रहा था। सैंगवुक उस आदमी का मुंह खोलकर उसे कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरा आदमी कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अब इसीलिए सैंगवुक उसके मुंह में जलता हुआ सिगरेट डाल देता है। अगले सीन में हम यूनसू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। वो कंटिन्यूअसली बस नूडल्स ही खा रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबियत बिगड़ गई थी। फिर हम उसी डांसर लड़की यूनियो को देखते हैं जो टेरेस की तरफ जा रही थी। तभी उसे वहाँ पर सैंगवुक मिल जाता है। वो सैंगवुक के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, इस उम्मीद के साथ कि उसको अपने डांस क्लासेस के लिए पैसे
पैसे मिल जाएंगे। अगले सीन में हम यूनसू को देखते हैं जो दिन भर बैठकर बस गेम खेलता रहता था। उसको घर से बाहर जाने के लिए भी मन नहीं होता था। तभी उसे अपने डिलीवरी वाले का मैसेज आता है। डिलीवरी लेने के लिए जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है किसी ने उसके सारे नूडल्स के पैकेट्स फाड़ दिए हैं। यूनसू जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ के देखता है तो उसे हर जगह खून दिखाई देता है। तभी किसी औरत का हाथ आगे बढ़ता है जो कि अपनी ही बिल्ली को खा रही थी। ये सब देखकर यूनसू की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे वो अंदर भागने लगता है। कुछ ही देर में उसके दरवाजे पर नॉक होता है। पता चलता है कि वहाँ पर वही लड़की थी। वो यूनसू से कहती है प्लीज मेरी मदद करो। वो कहती है कोई उसके घर के अंदर घुस गया था और उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया है और उसने उसकी बिल्ली को भी मार दिया। यूनसू कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। लेकिन जैमर लगने की वजह से एक भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। यूनसू को उस लड़की पर डाउट हो रहा था। वो उससे कहता है कि मैं दरवाजा खोल दूंगा लेकिन उसके पहले मुझे अपना हाथ दिखाओ, क्योंकि यूनसू ने कुछ देर पहले खून से भरे हुए हाथ देखे थे। ये सब सुनकर उस लड़की को गुस्सा आने लग जाता है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लग जाती है और उसके बाद वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसके नाक के अंदर से भर भर के खून निकल रहा था। ये सब देखकर यूनसू डर गया था। यहाँ पर तो दरवाजा नहीं खुलता, इसीलिए अपनी भूख को शांत करने के लिए वो लड़की कहीं और जाने लग जाती है। यूनसू समझ गया था कि वो लड़की अब किसी और को मारने के लिए जा रही है, इसीलिए वो एक डंडा लेकर बाहर निकलता है। उसी वक्त सैंगवुक वहाँ से बाहर आ रहा था। वो यूनसू से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है। यूनसू उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा जो बहुत ज्यादा अजीब थी और उसके नाक से बहुत खून निकल रहा था। इतना बोलकर वो खुद ही बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं। पता चलता है कि कोई उसके दरवाजे पर भी नॉक कर रहा था। वो जैसे ही चेक करती है तो पता चलता है कि ये तो वही मॉन्स्टर थी जो जीसू को खाने के लिए ऊपर पहुंच चुकी थी। ये सब देखकर जीसू की हालत खराब हो जाती है। वो लेडी कंटिन्यूअसली दरवाजा पीट रही थी और उसने मार मार कर ऑलमोस्ट दरवाजा तोड़ दिया था। अगले सीन में हम यूनह्यूक को देखते हैं जो अपने काम के लिए निकल रहा था, लेकिन नीचे आने के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई लफड़ा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सैंगवुक और जीसू उसी मॉन्स्टर लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। खिड़की का कांच टूटा हुआ था। ये देखकर वो समझ गए थे कि वो मॉन्स्टर लड़की यहाँ से कूद चुकी है। इस तरफ हम यूनह्यूक को देखते हैं जो एक्चुअली में एक मेडिकल स्टूडेंट था। वहीं पर हम एक क्यूंग नाम की लड़की को देखते हैं। यूनह्यूक उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, सारे दरवाजे बंद क्यों हैं। तब उसे पता चलता है कि किसी ने पूरे बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये क्यूंग एक्चुअली में एक फायर फाइटर थी। सारे ही लोग फोन करके मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसीलिए यूनह्यूक ऑफिस के दरवाजे को तोड़ देता है ताकि वहाँ से कोई मदद मिल सके। ऑफिस में जाने के बाद ये क्यूंग सबसे पहले इमरजेंसी कॉल लगाती है, लेकिन वहाँ से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है और पूरा शहर उसकी चपेट में आ गया है। वहीं पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने आप को सबका लीडर समझ रहा था। वो गलती से आकर ऐसे बटन दबा देता है जिसकी वजह से जो फोन लग रहा था वो फोन भी लगना बंद हो जाता है। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी को वहाँ पर कंट्रोल बोर्ड मिल जाता है जिससे शटर को आराम से खोला जा सकता था, और शटर खोलकर वो बहुत बड़ी गलती कर देता है। जैसे ही शटर खुलता है तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपने सामने एक बहुत ही लंबे से मॉन्स्टर को देखते हैं। अंदर घुसते ही वो अपने टेंटेकल की मदद से एक आदमी को पकड़ लेता है जिसके अंदर से इस मॉन्स्टर ने सारे खून को चूस लिया था। तभी यूनह्यूक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर स्प्रे करने लग जाता है और साथ ही में वो उस बूढ़े आदमी से शटर बंद करने के लिए बोलता है। लेकिन शटर बंद करने से पहले ही वो फायर एक्सटिंग्विशर खाली हो जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर यूनह्यूक पर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी इक्यूंग दौड़ती हुई आती है और उस मॉन्स्टर को बाहर पटक देती है। शटर ऑलमोस्ट बंद होने ही वाला था, लेकिन यूनह्यूक इक्यूंग को अंदर खींच लेता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और किसने इनको यहाँ पर लॉक कर दिया। इन्हें तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बस एक ही मॉन्स्टर है और जल्दी ही इनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ जाएगी। तभी यूनह्यूक कहता है कि ये बस एक मॉन्स्टर नहीं है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। उसी वक्त दूसरे तरफ हम यूनसू को देखते हैं जो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और सारे लोग एक एक करके मर रहे हैं। तभी अचानक से यूनसू के नाक से खून निकलने लग जाता है जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। इतना ज्यादा खून निकलने लग जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें यूनसू के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। अपने पेरेंट्स के साथ रहने के बावजूद वो दिन भर अपने कमरे में बंद होकर गेम खेलता रहता था। एक दिन उसकी पूरी फैमिली बाहर गई थी, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उनका बहुत ही गंदा वाला एक्सीडेंट हो जाता है और यूनसू की पूरी फैमिली खत्म हो गई। यूनसू जब अपनी फैमिली के फ्यूनरल में आता है तो वो इस बात से दुखी नहीं था कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है, बल्कि वो इस बात से गुस्सा था कि उसके फैमिली वाले उसके लिए बहुत ही कम पैसे छोड़कर गए हैं। वो चिल्लाने लग जाता है और
कहता है कि इतने कम पैसों में मैं कैसे सरवाइव करूंगा। इन्हीं सब चीजों की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था युनसू सेंगवॉक के सामने ही बेहोश हो गया था, जिसके बाद जीसू उसे अपने कमरे के अंदर लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ हम यूनियो को देखते हैं जो सीढ़ियों से उतरते वक्त नीचे गिर जाती है। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। पता चलता है कि ये तो सेंगवॉक था। सेंगवॉक उसको पूछता है कि तुम उठ क्यों नहीं रही हो। यूनियो झूठ बोलकर कह देती है कि मैं तो रेस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली में वो स्टाइल मारने के लिए ये सब बोल रही थी। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर लड़की आकर सेंगवॉक पर अटैक कर देती है। वो उसके शोल्डर पर बाइट कर देती है, लेकिन सेंगवॉक बहुत ही अच्छे तरीके से उसके साथ फाइट करता है। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने पावर्स आ कहां से रहे थे। वो उस लड़की को पटक पटक कर मारने लग जाता है। ये सब देखकर यूनियो सदमे में चली गई थी। उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसके सामने हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ ई क्यूंग और वो मिलिट्री वाला लड़का एक आदमी को लाकर एक कमरे में छोड़ देते हैं, जिसको उसी मॉन्स्टर ने मार दिया था। ई क्यूंग उस आदमी की फोटो क्लिक कर लेती है ताकि वो उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर सके, लेकिन मिलिट्री वाला लड़का उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर उसकी फैमिली उसे ऐसे हालत में देखेगी तो डर जाएगी। ई क्यूंग कहती है जो भी हो, लेकिन उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं जो एक रॉड लेकर बाहर जा रही थी। तभी उसे बाहर वही गार्ड मिलता है जो दीवार पर अपना सर पटक रहा था। वो कंटिन्यूअसली एक ही बात बोल रहा था कि वो अपने मैनेजर से बदला जरूर लेगा, क्योंकि उसका मैनेजर बहुत ही घटिया इंसान है। एक्चुअली में ये गार्ड भी इन्फेक्टेड हो गया था। वो जीसू की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन इतने में जीसू उसके सर पे रॉड से जोर से मारती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। तभी हम देखते हैं जीसू के पीछे एक बहुत ही मोटा सा मॉन्स्टर खड़ा था, लेकिन तभी वहाँ पर जेयोन पहुंच जाता है। अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। और साथ ही में वहाँ पर एक लेडी थी जो बाहर जाने की जिद कर रही थी। ये वही लेडी थी जिसने गार्ड को वो खराब वाली फिश दी थी। वो कहती है उसकी बेटी बाहर फंसी हुई है, इसीलिए उसे बाहर जाना है, लेकिन कोई भी उसे बाहर जाने नहीं देता क्योंकि शटर ओपन करना बहुत ही रिस्की था। उसी वक्त सारे लोगों के फोन में नेटवर्क आ जाता है और सबको ही मैसेजेस आना चालू हो गया था। मैसेज में लिखा था अगर कोई भी इंसान इन्फेक्टेड है तो उसके नाक में से खून निकलेगा और साथ ही में उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा और ये एक नेशनल डिजास्टर है, जिसकी वजह से सारे लोगों को अपने घर के अंदर ही रहना है। दूसरी तरफ हम जीसू और जेयोन को देखते हैं। जेयोन तलवार लेकर बैठा हुआ था। पता चलता है कि जेयोन ने उस गार्ड वाले मॉन्स्टर का आधा सर उड़ा दिया था, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का बस एक ही कान काम कर रहा था। वो दूसरे कान से सुन ही नहीं पा रहा था। ऊपर से उस मॉन्स्टर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ नीचे वाले फ्लोर पर सारे लोग झगड़ा करने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें टेरेस पर जाकर वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन बाकी के लोग इस बात को नहीं मानते। वो बूढ़ा आदमी भी बीच में पहुँच जाता है बैट लेकर। उसी वक्त सामने वाला दरवाजा अपने आप ही खुलने लग जाता है। सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी सेंगवुक बाहर निकल कर आता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी और ऊपर से उसके शोल्डर पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किसी मॉन्स्टर ने उसको बाइट किया है और वो इन्फेक्टेड हो चुका है। ये सब देखकर सारे ही लोग डर गए थे। तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे से आकर सेंगवुक को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। यहाँ से कहानी आ जाती है कुछ घंटे पहले, जहाँ पर हम युनसू को देखते हैं। पता चलता है कि युनसू इन्फेक्टेड हो चुका था। वो इस बारे में चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक श्राप है। इसे कोई चाह कर भी रोक नहीं सकता है। इसके सिम्टम्स है नाक से खून निकलेगा और आपका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली सेफ रहे तो अच्छा यही होगा कि आप अपनी खुद की जान ले ले। आगे की और भी डिटेल्स आने ही वाली थी, लेकिन इतने में ही इंटरनेट बंद हो जाता है। दूसरी तरफ से यूनह्यूक भी ये सारी चीजें इंटरनेट पर देख रहा था। युनसू कुछ सोचकर दरवाजा खोलता है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि बाहर वो आधा सर वाला मॉन्स्टर घूम रहा था जो युनसू के कमरे के अंदर आ जाता है। वो खुद ही से बोल रहा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। युनसू एकदम से चुप हो जाता है और चुप करके नीचे बैठ जाता है। ये मॉन्स्टर पूरे घर में घूम फिर कर बाहर निकलने लगता है और उसे युनसू के होने का जरा भी एहसास नहीं होता, क्योंकि युनसू ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ ये लोग सोच रहे थे कि उन्हें सेंगवुक को मार देना चाहिए, लेकिन वो दूसरा लड़का बोलता है कि हमें ये भी नहीं पता कि वो मॉन्स्टर है भी या नहीं, वो इंसान भी तो हो सकता है। पर उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो गलती से मॉन्स्टर बन गया तो इनके लिए खतरा हो सकता था। इसीलिए सारे लोग मिलकर उस बूढ़े आदमी को उसे मारने के लिए बोलते हैं। अब इसीलिए वो बूढ़ा आदमी एक मास्क लगाकर अंदर घुसता है। वो एक चाकू लेकर सेंगवुक को मारने के लिए आए थे, लेकिन सेंगवुक बहुत ही स्मार्ट था। उल्टा वो ही उन्हें डरा कर बेहोश कर देता है और अपनी सारी रस्सियां खोल लेता है। अगले सीन में हम जीसू और जेयोन को देखते हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए बाहर निकले थे। तभी उन्हें एक दरवाजे के अंदर से आवाज आने लग जाती है। वो जैसे उस दरवाजे को खोलते हैं तो उसके अंदर से वही आदमी निकलता है जिसको सेंगवुक ने बंद करके रखा था। दोनों मिलकर उसको खोलते हैं और फिर कुछ खाने का सामान देते हैं। जब वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, तो वो बोलता है मेरे घर के अंदर कोई चोर घुसाया था और उसी ने ये सब मेरे साथ किया। हालांकि जेयोन को पता था कि ये सारा काम सेंगवुक का है, क्योंकि जब सेंगवुक टेप लेकर जा रहा था तब जेयोन ने देख लिया था। अब वो तीनों एक एक हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ सारे लोग सोच रहे थे कि अगर वो लोग एक साथ रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक ऑफिस में नहीं बैठ सकते थे। तभी एक आदमी
कहता है कि हमें डे केयर के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये सुनते ही वो फिश वाली लेडी भड़क जाती है जिसने उस गार्ड को वो गंदी सड़ी फिश दी थी। ये लेडी उस डे केयर की ओनर थी। वो सारे लोगों पर चिल्लाने लग जाती है, कहती है जब मेरी बेटी बाहर थी तब तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया, तो अब मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। अगले सीन में ये तीनों लोग बाकी के घरों में चेक करने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक लाश मिलती है जो पंखे से लटकी हुई थी। ये सब देखकर जीसू डर जाती है क्योंकि उसने भी अपने पास्ट में किसी को सुसाइड करते हुए देखा था। वो तीसरा आदमी जिसका नाम यूंजे था वो बताता है कि ये बॉडी 7 दिन पुरानी है। समझ में नहीं आता कि यूंजे को आखिर ये बात कैसे पता चली कि ये बॉडी 7 दिन पुरानी है। इस तरफ यूंसू सोचता है कि अगर वो मरेगा तो एक इंसान बन के ही मरेगा, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो किसी को परेशान नहीं करेगा। अब यही सोचकर वो विंडो ओपन करता है। तभी वो एक फैमिली को देखता है जिसमें 2 बच्चे थे और उन बच्चों के डैड मदद लेने के लिए नीचे जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक आई बॉल वाला बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो उस आदमी को पकड़ लेता है और वो आदमी सीधा जाकर नीचे गिरता है। ये सब देखकर बच्चे डर गए थे और साथ ही में वो आई बॉल वाला मॉन्स्टर बच्चों को ही देख रहा था। यूंसू पहले डर गया था लेकिन बाद में वो एक सामान उठाकर उस आई बॉल वाले मॉन्स्टर पर फेंक देता है, लेकिन इसी चक्कर में वो मॉन्स्टर यूंसू को देख लेता है और उसके रूम के अंदर घुस जाता है और फिर वो यूंसू को चारों तरफ से लपेट देता है। यूंसू की पूरी बॉडी टूटने ही वाली थी लेकिन तभी एकदम से वो क्रिएचर उसको छोड़ देता है। यूंसू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मदद किसने की। वो जैसे ही विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ पर एक दूसिक नाम का आदमी था जिसने शूट करके उस क्रिएचर को नीचे गिरा दिया था। यूंसू कुछ बोलने लग जाता है तो वो कहते हैं कुछ भी बोलो मत, वो मॉन्स्टर हमें सुन लेंगे। उसके बाद वो यूंसू को लिख लिख कर बताने लग जाते हैं। वो पूछते हैं क्या तुम उन बच्चों को बचाना चाहते हो? अगर बचाना चाहते हो तो 1408 में आ जाओ, वही मेरा कमरा है। वैसे तो यूंसू मरने के लिए निकला था लेकिन अब वो बच्चों को बचाने के बारे में सोचता है। वो एक डंडा लेकर बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हम सैंगवुक को देखते हैं जो बचकर वहाँ से बाहर निकल रहा था। तो यूनियो भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। वो जानती थी कि सैंगवुक बहुत स्ट्रांग है, अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो सेफ रहेगी। वहीं दूसरी तरफ यूंसू 1408 में पहुंच गया था। पता चलता है कि दूसिक एक मिलिट्री वाला आदमी रह चुका था लेकिन वो चल नहीं सकता था क्योंकि उसके पैर नहीं थे। दूसिक बताता है वो वेपन्स बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेता है। वो यूंसू के हाथों से वो डंडा लेकर उस पे काम करना शुरू कर देता है। अगले सीन में हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक्चुअली में बहुत ही बेकार इंसान था। जब उसकी वाइफ उससे मिलने के लिए आती है तो वो उसको जमीन पर पटक देता है। वो कहता है तुम्हें ज्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं है, जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। वहीं दूसरी तरफ दूसिक ने योंसू के लिए वेपन बना दिया था जो अब एक इलेक्ट्रिक वेपन था, इसीलिए योंसू बच्चों को बचाने के लिए बाहर निकल जाता है। योंसू को पता था कि वो मॉन्स्टर देख नहीं सकता है लेकिन सुन सकता है। तभी एकदम से लाइट बंद हो जाती है और वो आधा सर वाला मॉन्स्टर वहाँ पर पहुँच चुका था। जहाँ पर योंसू बैठा हुआ था वहीं से उस मॉन्स्टर को कुछ आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो एकदम से योंसू पर अटैक कर देता है। लेकिन योंसू अपने वेपन से उस मॉन्स्टर को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और मौका पाकर वो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उस बूढ़े अंकल का एक स्टोर था जहाँ पर खाने पीने का सामान रखा हुआ था। वहीं पर हम इक्यूंग और यूनहुक को भी देखते हैं। वो बूढ़ा आदमी आकर चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है ये सारा सामान मेरा है, कौन मेरा सामान यूज कर रहा है? तो उसकी वाइफ कहती है वैसे भी ये सारा सामान खराब हो रहा है और हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी किसी की बात नहीं सुनता। तभी योन ह्योक बोलता है कि हमारे आजू बाजू बिल्डिंग्स की सारी लाइट्स जल रही हैं, सिर्फ हमारी बिल्डिंग की लाइट बंद है। अगर हमें चेक करना है तो हमें बेसमेंट में जाना होगा। इक्यूंग बोलती है कि वो बेसमेंट के अंदर जाकर चेक करेगी। योन ह्योक उसे एक वॉकी टॉकी देता है। एक लेडी जिसके पास डॉगी था वो इक्यूंग को बेसमेंट में जाने से मना करती है क्योंकि उसका डॉग कंटिन्यूअसली भौंक रहा था। इसका मतलब बेसमेंट में कोई न कोई गड़बड़ी थी। अगले सीन में हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रो रहे थे। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। लेकिन तभी वहाँ पर योंसू पहुँच जाता है। वो दोनों बच्चों को शांत करता है और बोलता है तुम दोनों तो आराम से लड़ सकते हो, तुम दोनों स्ट्रॉन्ग बच्चे हो। बच्चे उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। योंसू दोनों बच्चों को समझाता है कि बाहर जाकर कोई भी आवाज नहीं करेगा, एक ऐसा मॉन्स्टर घूम रहा है जो देख नहीं सकता लेकिन सुन सकता है। अब वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं योंसू जो कि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड था, उसके नाक से भर भर के खून निकलने लग जाता है और उसके सामने उसका दूसरा चेहरा आने लग जाता है जिसकी ब्लैक कलर की आंखें थी। वो बच्चों से बोलता है तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भागो, जितना तेजी से भाग सकते हो उतना तेजी से भागो। और तब हमें योंसू के पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पर वो स्कूल में था और यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। उसने किसी को बुली किया, किसी को मारा और उसकी बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई हुई। कुछ ठीक से समझ तो नहीं आता। ये सारा कुछ हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। इसी सीन के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें बहुत ही अलग सा सीन दिखाया जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जब यूनसू के पेरेंट्स कहीं जा रहे थे तब यूनसू उनके साथ में नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यूनसू अपने पेरेंट्स के साथ में ही था। यूनसू को किसी भी बात में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपना फोन के अंदर घुसा रहता था। अब इसी बात को लेकर सारे ही लोग लड़ने लग जाते हैं। उनकी बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और इसी चक्कर में सामने से एक ट्रक आती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। बस यूनसू ही जिंदा बचता है। जब वो होश में
आता है तो वो डॉक्टर को बताता है कि उसने बहुत ही बुरा सा सपना देखा, यानी कि यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर और बाकी का चीज हो रहा था वो बस उसका एक सपना था। हॉस्पिटल से निकलकर वो शहर में चलने लग जाता है, लेकिन देखते ही देखते वहाँ के सारे लोग गायब होने लगते हैं। उसका दूसरा चेहरा आकर उससे बात करने लग जाता है। वो कहता है तुम तो यही चाहते थे ना कि सब लोग मर जाए और इस दुनिया में कोई ना बचे। अब मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर रहा हूँ। अब इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज सही है वो तो हमें कहानी में आगे जाकर ही पता चलेगा। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर यूनसू के सामने एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बच्चों को पकड़ने ही वाला था और यूनसू एक दरवाजे के नीचे दब गया था। ये सारी आवाजें जीसू और जेयोन ने भी सुन ली थी, इसीलिए वो दोनों मदद करने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ यूनसू ने उस मॉन्स्टर के पैर को पकड़ लिया था। वो बच्चों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। वो मॉन्स्टर यूनसू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहाँ पर जेयोन पहुँच गया था। वो तलवार लेकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो दोनों मिलकर यूनसू को अपने कमरे में लेकर आ जाते हैं, लेकिन उनको साफ साफ पता चल रहा था कि यूनसू इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि यूनसू के नाक से खून निकल रहा था। वो दोनों सोचते हैं कि उन्हें यूनसू को मार देना चाहिए, लेकिन यूनसू उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है मुझे इस वक्त मत मारो, उन दोनों बच्चों को मेरी जरूरत है। मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं उन्हें एक सेफ जगह पर पहुंचा दूंगा। जीसू यूनसू की बातों को मान लेती है। वो कहती है ये इन्फेक्टेड तो है, लेकिन अब तक ये मॉन्स्टर बना नहीं है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगले सीन में हम सेंगवुक को देखते हैं, जिसके कमरे में बहुत ही अजीब अजीब चीजें थी और जिस इंसान को उसने बांध के रखा था वो भी वहाँ से भाग चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो पता नहीं कौन से फ्लोर पर पहुंच चुके थे। जाना तो उनको 14th फ्लोर पर था। छोटा भाई रोने लग जाता है तो उसकी बड़ी बहन उसको संभालती है। वो कहती है हम लोग जल्दी किसी बड़े की मदद लेंगे, लेकिन इतने में वहाँ पर आधे सर वाला मॉन्स्टर पहुँच जाता है। बड़ी बहन को याद था कि यूनसू ने इस मॉन्स्टर के बारे में बताया था कि इस मॉन्स्टर को कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ये बस चीजों को सुन सकता है। बच्चे बिल्कुल भी आवाज नहीं करते, इसलिए मॉन्स्टर उनको नहीं ढूंढ पाता। जो आधे सर वाला मॉन्स्टर था उसे कहीं से आवाज आती है और वो दूर से अपना टेंटिकल फेंकता है। बाद में पता चलता है कि उसका टेंटिकल जाकर उस बड़े वाले मॉन्स्टर को लगा है और ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वो बड़ा वाला मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक था, इसीलिए वो आसानी से दूसरे को मारने लगता है। इतने में दोनों बच्चे किसी दूसरे फ्लोर पर भाग जाते हैं। वो बहुत लोगों के दरवाजे पर नॉक करते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। तभी हम देखते हैं वो बड़ा वाला मॉन्स्टर दोनों बच्चों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चे समझ चुके थे कि अब वो मरने वाले हैं, इसीलिए बड़ी बहन दोनों की आंखें बंद कर देती है। लेकिन इतने में वो लेडी वहाँ पर पहुँच जाती है जिसने कुछ ही दिन पहले अपना बच्चा खोया था। दूसरी तरफ हम सेंगवुक को देखते हैं। उसके शोल्डर पर बाइट किया हुआ था। वो अपने बाइट वाले जख्म पर टेप लगा रहा था, जैसे कि उसे दर्द ही नहीं होता। इस तरफ हम उसी लेडी म्योंगसुक को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो उस मॉन्स्टर को बहुत ही प्यार से बोलती है इन बच्चों को मत मारो, जैसे कि वो मॉन्स्टर इसकी बात सुन लेगा। वो मॉन्स्टर उस लेडी को उठाकर बहुत ही दूर फेंकता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सारे लोगों को देखते हैं जो बैठकर प्रेसिडेंट की इन्फॉर्मेशन सुन रहे थे। वो कहते हैं हम सबको मिलकर इस पेंडेमिक से लड़ना है। कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट खुद ही इन्फेक्टेड थे और उनके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वहाँ पर खड़ी हुई आर्मी उन्हें शूट कर देती है। गोली से प्रेसिडेंट मरते ही नहीं, वो चिल्लाकर बोलने लग जाते हैं कि तुम सबके सब मरोगे। ये सब देखकर सारे ही लोग डर गए थे। इस तरफ म्योंगसुक अपने बच्चे को इमेजिन करने लग जाती है, जबकि वो जानती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। वो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है और सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है उसे पता था कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तब तक वहाँ पर बाकी के तीनों भी पहुँच चुके थे। वो तीनों ही मिलकर बच्चों को अपने पास आने के लिए बोलते हैं। जेयोन के पास तलवार थी। वो सबसे कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ, इसको मैं संभाल लूंगा। वहीं हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने म्योंगसुक को बहुत मारा था, फिर भी वो उसके कंधे पर चढ़ जाती है और अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको बहुत मारता है। तभी जेयोन सामने आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर को अपने पीछे कंटिन्यूअसली भगा रहा था। जीसू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लेडी एक इंसान है या फिर वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। जीसू जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो देखती है उस लेडी की हालत बहुत खराब थी। वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जेयोन उस मॉन्स्टर को कंटिन्यूअसली अपने पीछे भगा रहा था। एक टाइम ऐसा आता है कि वो भगवान से प्रे करता है कि आज मुझे कुछ अच्छा करके दिखाना है। उसके बाद वो उस मॉन्स्टर को पागल बनाता है। वो खुद तो साइड हट जाता है, लेकिन वो गेंडा मॉन्स्टर सीधा जाकर विंडो से नीचे गिरता है। इस तरफ म्योंगसुक जीसू से पूछती है कि बच्चे ठीक तो है ना। ये सुनकर जीसू समझ चुकी थी कि वो लेडी अभी तक मॉन्स्टर बनी नहीं है। म्योंगसुक जीसू से कहती है तुम जाकर जेयोन की मदद करो, मैं अपने आप ही अकेले चली जाऊंगी। अब वो 1408 में पहुंच जाती है जहाँ पर दरवाजे पर यूनसू खड़ा था। इस तरफ जीसू ने जेयोन को ढूंढ लिया था। वो उसे बहुत डांट लगाती है। वो कहती है तुम इतना स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों करते हो, तुम्हें मरना है क्या। जिसके बाद वो दोनों ही जीसू के घर जाते हैं, जहाँ से जीसू अपना कुछ सामान ले लेती है। अगले सीन में हम डे केयर के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का अपने इंटरव्यू के पेपर को फाड़ के फेंक देता है। वो कहता है मैंने इस जॉब के लिए कितने सालों तक पढ़ाई की, लेकिन अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। दूसरी तरफ हम योनयू को देखते हैं, जिसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। वो चल भी नहीं पा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डिप्रेस थी। उसने इस डांस फॉर्म को सीखने के लिए
बहुत मेहनत करी थी, लेकिन उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उसकी ड्रेस भी वहीं पर लगी हुई थी। वो सारा गुस्सा अपने ड्रेस पर निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं सारे लोग दुसिक के घर पर थे। बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे तो म्योंगसुक उनको संभालती है। अगले सीन में हम इक्योंग को देखते हैं जो बेसमेंट में गई हुई थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इक्योंग तो बिल्कुल एक स्पाइडर वेब में फंस चुकी थी, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जो बिल्कुल एक स्पाइडर की तरह है, और साथ ही में वहाँ पर एक आदमी भी है जिसके पास चाबियां हैं। यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इसी आदमी ने पूरे बिल्डिंग को लॉक किया था। इस तरफ यॉन योक और सुयुंग आपस में बात कर रहे थे। सुयुंग यॉन योक से कहता है बेसमेंट में तो कैमरे लगे हैं ना, चेक करके बताओ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो यॉन योक बताता है कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन किसी ने उन्हें उल्टा कर दिया है। सीन आ जाता है अगले दिन जहाँ पर सारे लोग उस बूढ़े आदमी के दुकान के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि सबको भूख लग रही थी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी किसी को भी खाना देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, जबकि उसका सारा खाना पड़े पड़े सड़ रहा था। उस बूढ़े आदमी को बस पैसे चाहिए थे। वो कहता है जो भी पैसे लेकर आएगा मैं बस उसे ही खाना दूंगा। तभी वहाँ पर वही लड़का युंजे आता है जिसको सैंगवुक ने टेप से बांध के रखा था। ये बहुत ही अच्छे कपड़े पहन कर आया था, ऊपर से बैग भर के खाना भी लाया था। वो सारे ही लोगों को फ्री में खाना बांटने लगता है और सब लोग खुशी खुशी लेने भी लगते हैं, लेकिन वो डॉग वाली लेडी नहीं लेती क्योंकि उसका डॉग कंटिन्यूअसली भौंक रहा था और साथ ही में वो उसके ट्रॉली के अंदर खून भी देखती है। इस तरफ यून ह्यूक अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं सारे ही लोग फर्स्ट फ्लोर पर आ जाओ क्योंकि फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल सेफ है और अगर हम साथ में रहेंगे तो ठीक ठाक रहेंगे। तभी हम देखते हैं जिस लेडी ने उस गार्ड को वो गंदी वाली फिश दी थी वो बाहर का दरवाजा खोल देती है। वो कंटिन्यूअसली यही बोल रही थी कि उसकी बेटी बाहर है, लेकिन सारे लोग मिलकर उसको पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं उस लेडी की बेटी भागते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। वो भागते भागते नीचे गिर जाती है। वो लेडी सबसे मदद मांग रही थी कि कोई मेरी बेटी की हेल्प करो। तभी हम देखते हैं वो आर्मी वाला बंदा सुयुंग उस लड़की को बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन इतने में एक मॉन्स्टर जो छुपकर बैठा हुआ था वो अपना टेंटेकल लेकर उन दोनों के ही अंदर घुसा देता है। दोनों के शरीर को बुरी तरीके से फाड़ देता है और उस लड़की के अंदर जितना भी खून था वो सारा खून चूस लेता है, यानी कि वो जानबूझकर छुपकर बैठा था और उसने बाहर ऐसा माहौल बनाया था जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था वो लेडी अपनी बेटी को बचाने के लिए शटर खोल देती है और उसकी बेटी भागते हुए बिल्डिंग की तरफ ही आ रही थी, जिसे बचाने के लिए एक मिलिट्री वाला इंसान भी बाहर गया था, लेकिन इन दोनों को ही मॉन्स्टर ने एक साथ में ही खत्म कर दिया था। ये सारा कुछ देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने क्या हो गया। यॉन ह्योक जल्दी से दरवाजों को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने अपने टेंटेकल्स को बिल्डिंग के अंदर तक कर दिया था और वो यॉन ह्योक पर भी अटैक करने ही वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे करके बच जाता है। वो लेडी अपनी बेटी के मरने का सारा इल्जाम यॉन ह्योक पर लगा देती है। वो कहती है तुमने मुझे बाहर जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी बेटी मर गई। सीन आ जाता है दुसिक के घर पर जहाँ पर जीसू और जे यॉन बाहर जाने के लिए तैयार थे। उन दोनों का कहना ये था कि वो ज्यादा दिन तक दुसिक के घर पर रहकर उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते और वो दूसरों की मदद करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहते हैं। अगर नीचे सब कुछ ठीक रहा तो हम आपको भी लेने के लिए आ जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर युनसू सोचता है वो भी इन दोनों के साथ में ही जाएगा। अगले सीन में हम दो नए कैरेक्टर्स को देखते हैं जहाँ पर हम एक गिलस्यूप नाम के आदमी को देखते हैं जिसे हमेशा से ही एक नर्स की जरूरत रहती थी, इसीलिए यूरी नाम की एक नर्स हमेशा उसके साथ में ही रहती थी। दूसरी तरफ हम बाकी के लोगों को देखते हैं जिसमें से वो लेडी बहुत रो रही थी जिसकी बेटी सबके सामने ही मर गई थी। वहीं पर हम उस डॉग वाली लेडी हेइन और उस बूढ़े आदमी की वाइफ को भी देखते हैं। उन दोनों को ही उस लेडी के लिए बहुत बुरा लग रहा था और साथ ही में इन दोनों को इक्यूंग के लिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि वो अकेले ही बेसमेंट में गई थी और अभी तक वापस भी नहीं आई थी। यहीं पर हमें इक्यूंग के पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है। एक लेडी बताती है कि इक्यूंग की शादी होने वाली थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ही रहती थी, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही उसका बॉयफ्रेंड मर गया। अगले सीन में हम उसी लड़की इक्यूंग को देखते हैं जो बेसमेंट के अंदर बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वहीं पर एक मकड़ी वाला मॉन्स्टर था जिसने उसको पकड़ लिया था। वो मॉन्स्टर उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी इक्यूंग वहाँ से भागने के लिए तैयार थी। इक्यूंग भागते हुए एयर डक्ट के अंदर घुस जाती है और वो स्पाइडर मॉन्स्टर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। इक्यूंग वहाँ के एक फैन को जोर से लात मारती है ताकि वो नीचे वाले कमरे में पहुँच सके। वो वहाँ से नीचे कूदने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही वो स्पाइडर मॉन्स्टर उसके गले में फंदा लगा देता है। वो जैसे तैसे करके वहाँ के विंडो को तोड़ती है और फिर कांच लेकर उस फंदे को काटने की कोशिश करती है। वो चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके फोन में किसी का कॉल आने लग जाता है। दूसरी तरफ ये दोनों वॉशरूम में बातें कर रहे होते हैं। इनका कहना ये था कि सारे लोगों का लीडर ये बूढ़ा आदमी बनेगा। ये लोग यॉन ह्योक को लीडर नहीं बनाना चाहते थे। वो दोनों बोलने लगते हैं कि यॉन ह्योक के अंदर जरा भी इमोशन नहीं है, वो किसी के बारे में भी नहीं सोचता है और
और तभी हम देखते हैं वो अंदर से इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तभी इक्युंग आकर उस पर चिल्लाने लगती है। वो योनह्योक से कहती है कि तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे कि बेसमेंट में एक मॉन्स्टर है, फिर भी तुमने मुझे वहाँ पर जाने के लिए बोला। यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया कि आखिर योनह्योक ने ऐसा क्यों किया। ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। फिर कुछ ही देर में एक न्यूज टेलीकास्ट होती है जहाँ पर बताया जा रहा था कि अब से सारा डिसीजन मिलिट्री वाले लोग लेंगे। पता चल रहा है कि जो भी मॉन्स्टर बन रहे हैं वो इंसानों की वजह से ही बन रहे हैं। ये किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं है बल्कि ह्यूमन डिजायर्स है। इसी की वजह से सारे मॉन्स्टर अपने अपने डिजायर के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। जो भी उनके मन की इच्छाएं हैं वो मॉन्स्टर वैसे ही बनते जा रहे हैं। इन मॉन्स्टर्स को मारा नहीं जा सकता है बल्कि सिर्फ एक ही बात का पता चल सका है, वो है गोल्डन आवर। जैसे ही कोई भी इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है तो मॉन्स्टर बनने के लिए उसके पास 1 घंटे का टाइम है। जैसे ही इन्फेक्शन फैलता है और अगर उस इंसान को उस गोल्डन आवर के अंदर मार दिया गया तो उस पीरियड में वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा। ये इन्फेक्शन ब्लड या फिर हवा से नहीं फैलता है। अगले सीन में ये तीनों नीचे की तरफ जाने के लिए निकले थे। तभी रास्ते में उन्हें किसी की बॉडी मिलती है जिसको मरे हुए काफी टाइम हो गया था। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी एक मॉन्स्टर आकर यूनसू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यूनसू सीधा 9th फ्लोर से नीचे गिरता है। वहीं पर हम यूनियो को देखते हैं जिसने यूनसू को गिरते हुए देख लिया था। वो बहुत डर गई थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यूनसू जिंदा भी बचेगा या नहीं। अगले ही मोमेंट हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनसू अपने घर वालों के फ्यूनरल में रो रहा था। वो रो रो कर अपने पेरेंट्स से बोल रहा था, आप लोग प्लीज वापस आ जाइए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप लोग चाहिए, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगा। लेकिन तभी कुछ लोग आते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। प्रेजेंट में यूनसू को 3 घंटों के बाद होश आता है। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी वो जिंदा था। यूनियो यूनसू से कहती है, तुम तो बहुत ही खतरनाक हो, इतने ऊपर से गिरने के बाद भी तुम बच गए। यूनसू सबसे पहले बच्चों के बारे में पूछता है तो यूनियो समझ जाती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी वहाँ पर यूनह्योक भी आ जाता है। वो यूनसू को सबके सामने बाहर लेकर जाता है। सबको पता चल गया था कि यूनसू एक मॉन्स्टर है, लेकिन उसे वहाँ पर रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, इस पे वो बूढ़ा आदमी लड़ने लग जाता है। वो बूढ़ा आदमी यूनसू को धमकाने लगता है और कहता है, अगर तुम मॉन्स्टर बने तो सबसे पहले तुम्हें मैं ही मारूंगा। अब सारे लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें यूनसू को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मान रहे थे। योनह्योक कहता है कि अभी ये मॉन्स्टर नहीं बना है और अगर ये मॉन्स्टर बन भी गया तो हम ये सारा कुछ बाद में देखेंगे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है, इसको अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। तभी सारे लोग सोचते हैं कि वोटिंग करके ये डिसाइड करेंगे कि यूनसू यहाँ पर रहेगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम यूनसुक को देखते हैं जो सब्जियां कट कर रही थी। सब्जी काटते काटते उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो सब्जियों के साथ अपनी उंगली भी काटने लगती है और बच्चों की तरफ देखती है। इस तरफ वोटिंग का रिजल्ट आ गया था। आधे लोग चाहते थे कि यूनसू यहीं पर रहे, लेकिन बाकी के आधे लोग चाहते थे कि वो यहाँ से बाहर चला जाए। अब ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी भड़क जाता है। वो एक एक करके सबसे पूछ रहा था किसने यूनसू को यहाँ पर रुकने के लिए वोट किया। वो गुस्से में अपनी वाइफ को मारने ही वाला था, लेकिन तभी इक्युंग आकर उसको रोक देती है। अगले ही मोमेंट हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी के नाक से भर भर के खून निकल रहा था, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। जो इंसान यूनसू को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोल रहा था अब वो खुद ही इन्फेक्टेड था। इसका मतलब अगर यूनसू बाहर जाता तो वो बूढ़ा आदमी भी बाहर जाता। सारे लोग बैठकर बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर यूनियो आती है। वो सारे लोगों को भड़काने लग जाती है। वो कहती है सारा कुछ हमारे डिजायर से हो रहा है और एक एक करके हम सब मॉन्स्टर बन जाएंगे। अगले सीन में हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसको होश आ गया था। वो यूनसू से पूछते हैं, तुम मुझे बताओ आखिर तुम मॉन्स्टर कैसे नहीं बनते, तुम ऐसा क्या करते हो, तुमने खुद को कैसे रोक के रखा है। यूनसू कहता है, मुझे इतना तो नहीं पता है, बस खुद पर कंट्रोल रखने की कोशिश करो, खुद पे काबू बना के रखो। इस तरफ हेइन और जियोन बात कर रहे होते हैं। तभी इक्युंग आकर उसी मिलिट्री वाले आदमी के बारे में पूछती है। हेइन कहती है, तुम जानती नहीं हो, आज सुबह बहुत ही बुरा हुआ। जो लेडी बार बार चिल्लाकर बोल रही थी कि उसकी बेटी बाहर है, उसी को बचाने के लिए वो मिलिट्री वाला आदमी बाहर गया था, लेकिन बाहर जाते ही वो दोनों ही मारे गए। ये सब सुनकर इक्युंग को बहुत बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं इक्युंग बिल्कुल अकेले बैठी हुई थी। तभी उस बूढ़े आदमी की वाइफ उसके पास आती है। वो उसके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आई थी। वो लेडी कहती है, तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो। इक्युंग जैसे ही उस खाने को खाने के लिए जाती है तो उसे बहुत ही अजीब फील होने लग जाता है। वो लेडी कहती है शायद ये खराब हो गए हैं। वो जैसे ही सूंघती है तो उसको पता चलता है कि वो खाना तो बिल्कुल ठीक है। इक्युंग की तबीयत बहुत खराब लग रही थी, उसको कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। अगले सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं जिसकी बेटी आज ही सुबह मरी थी। तभी जीसू उसके पास आती है। पता चलता है कि जीसू का बॉयफ्रेंड भी कुछ साल पहले मर गया था। वो उस लेडी को हौसला देने की कोशिश करती है और साथ ही में कहती है, मुझे पता है तकलीफ बहुत बड़ी है, लेकिन आपको इससे बाहर निकलना होगा। ये सारा कुछ बाहर से यूनियो सुन रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम जीसू को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ में ही था और वो दोनों साथ में काफी खुश थे। जीसू ये सारा कुछ सोच ही रही होती है, इतने में यूनियो उसके सामने आ जाती है। वो कहती है, हो गया तुम्हारा, अच्छा नाटक कर लेती हो। ये बहुत ही अजीब टाइप की लड़की थी, कभी भी कुछ भी बोलती थी, लेकिन जीसू भी उसको नहीं छोड़ती। वो भी उसको टॉन्ट मार के वहाँ से जाती है। दूसरी तरफ हम यूनजे को देखते हैं जिसके सामने सेंगवुक पहुंच चुका था। वो उसे दोबारा से पीटने लग जाता है। यूनजे वहाँ से
से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सेंगवुक से नहीं बच पाता है। अपने आप को सेंगवुक से बचाने के लिए यूनजे सबके सामने चला जाता है और कहता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, इसीलिए मुझे क्वारंटीन कर दो। सेंगवुक के वहाँ पर पहुँचने से पहले यूनजे अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। फिर हम यूनसू को देखते हैं। वो जैसे ही नींद से उठता है तो उसके सामने यूनजे बैठा हुआ था। वो यूनसू को कुछ खाने का सामान देता है और साथ ही में वो उससे पूछता है कि मैं अभी तक मॉन्स्टर नहीं बना, तू मुझे बताओ कि आखिर मॉन्स्टर बनते कैसे हैं। तुम मुझे बाइट कर लो, मैं मॉन्स्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती होगी ना, कैसा फील होता है। ये सब सुनकर यूनसू डर गया था। उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। दूसरी तरफ हम सेंगवुक को देखते हैं, जिसने लड़ाई करते वक्त यूनजे से एक चाबी को चुरा लिया था। फिर हम इक्यूंग को देखते हैं, जिसको उस बूढ़े आदमी की वाइफ प्रेगनेंसी किट देने के लिए आई थी। उसकी तबियत से ऐसा लग रहा था कि इक्यूंग प्रेग्नेंट है। अगले सीन में हम योन ह्योक और जेयोन को देखते हैं। योन ह्योक जेयोन के हाथ में शील्ड देखता है। वो पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, तो जेयोन कहता है 14th फ्लोर पर एक आदमी रहता है जिसका नाम दूसिक है, उन्होंने इस शील्ड को बनाकर दिया है। अगले सीन में हम दूसिक को देखते हैं, जो बैठकर वेपन बना रहा था। वो छोटी लड़की कहती है काफी देर हो गई है, आंटी अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं निकली। पता चलता है कि वो लेडी पिछले 1 घंटे से बाथरूम के अंदर ही थी। अब दूसिक अपने वेपन को लेकर उस लेडी को देखने के लिए जाता है। अंदर का सीन बहुत ही अजीब था। वहाँ पर एक ऐसा मॉन्स्टर था जो बिल्कुल एक फीटस की तरह था और वो वूम के अंदर था। उस वूम के अंदर एक बेबी था जिसका हार्ट बीट हो रहा था और वो लेडी जो हमेशा एक गाना गाया करती थी, उस मॉन्स्टर के अंदर से भी उसी गाने की आवाज आ रही थी। ये सब देखकर दूसिक शॉक हो गया था। वो चाहकर भी शूट नहीं कर पाता और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था दूसिक जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि वो लेडी एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। एपिसोड 5 की शुरुआत में योन ह्योक उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर सारे इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था। वो बूढ़ा आदमी बोलने लग जाता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन योन ह्योक यूनसू को लेने के लिए आया हुआ था। वो यूनसू से कहता है सब लोग यही चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें 14th फ्लोर पर जाकर दूसिक को नीचे लाना होगा। अगले सीन में हम दूसिक को देखते हैं जो अपना गन लेकर वॉशरूम खोलता है। वो देखता है कि वो लेडी एक मॉन्स्टर बन चुकी है, लेकिन वो चाहकर भी शूट नहीं कर पाते। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं वो लेडी बच्चों को संभाल रही थी। वो दूसिक से कहती है मैं जैसे ही मॉन्स्टर बन जाऊंगी तो मुझे मार देना। लेकिन दूसिक कहीं न कहीं इस वक्त उस बच्चे के बारे में सोच रहा था। वो था तो एक मॉन्स्टर, लेकिन वो एक बच्चा था। वो उसे मार नहीं पाता है और वो दरवाजे को बंद कर देता है। बच्चे पूछते हैं कि आंटी कहाँ गई है। दूसिक कहता है आंटी चली गई है और अब हमें आंटी के बिना ही रहना होगा। रूम के अंदर हम देखते हैं उस लेडी ने बच्चों के लिए खाना बनाकर रखा था और साथ में टॉवल भी रखा था, यानी कि उसने जाने के पहले भी उन दोनों बच्चों के बारे में सोचा। अगले सीन में हम सेंगवुक को देखते हैं जो उसी जगह पर पहुंच गया था जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था। वो उससे हटने के लिए बोलता है, लेकिन वो लड़का हटने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर योन ह्योक आता है। कहीं न कहीं वो जानता था कि वो लोग सेंगवुक से लड़ नहीं सकते। सेंगवुक वहाँ की सारी चीजों को तोड़ देता है और वहाँ से ऊपर जाने लगता है। तभी यूनसू भी वहाँ पर आ जाता है। योन ह्योक उससे कहता है 14th फ्लोर पर जाकर दूसिक को लेकर आओ और वो उसके कान में भी कुछ बोलता है। दूसरी तरफ क्वारंटीन रूम में उस बूढ़े आदमी की वाइफ उन दोनों को खाना देने के लिए आई थी, लेकिन खाना लेते वक्त वो बूढ़ा आदमी भड़क जाता है। वो बोलता है तो मेरे लिए कितना कम खाना लेकर आई हो। वो उसको मारने लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अंदर बैठा हूँ और तुम बाहर मजे कर रही हो। तभी वहाँ पर यूनजे आता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आया और मैं अभी के अभी मॉन्स्टर बन गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले सीन में हम यूनसू को देखते हैं जो सेंगवुक के पीछे ही था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी जो उसे योन ह्योक ने कहा था। योन ह्योक ने उससे कहा था हमें अभी दूसिक की जरूरत है। अगर दूसिक को लाने के लिए तुम्हें बच्चों को छोड़ना भी पड़े तो एक बार भी मत सोचना और बच्चों को वहीं छोड़ देना। तभी इक्यूंग आती है और योन ह्योक को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम चाहते क्या हो? क्या तुम सबको मारना चाहते हो? तुम्हें किसी भी इंसान की पड़ी नहीं है, बस अपने फायदे के बारे में सोचते हो। तुमने मेरे साथ भी यही किया और अब यूनसू के साथ भी तुम यही कर रहे हो। योन ह्योक कहता है यूनसू मॉन्स्टर बनने ही वाला है, हम इस लड़के का फायदा उठा सकते हैं और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें लोगों की मदद तो लेनी ही पड़ेगी। इक्यूंग कहती है हम लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं, हमें दूसरों का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। योन ह्योक यहाँ पर इक्यूंग को किसी आर्टिकल के बारे में बताता है जो आर्टिकल पैंडेमिक शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले ही आया था। जिस इंसान ने वो आर्टिकल लिखा था सब लोग उस आदमी को पागल बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो पागल होता तो उसको ये सारी चीजें पहले से कैसे पता थी। योन ह्योक उसे वही आर्टिकल दिखाता है जिसके ऊपर बिल्ली की ड्राइंग बनी हुई थी। बिल्ली की ड्राइंग देखकर इक्यूंग को सोचने लग जाती है। ये सारा कुछ बाहर से जीसू भी सुन रही थी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं
इक्योंग को याद आता है कि वो अपने फियांसे से इसी बारे में बात कर रही थी और उस आर्टिकल पर भी वो बिल्ली की ड्राइंग बनी थी। इक्योंग का फियांसे रिसर्च फील्ड में था और उसने भी ये आर्टिकल पढ़ा था। अब उसके फियांसे का इस आर्टिकल से क्या कनेक्शन था ये तो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। जीसू को जब इस बारे में पता चलता है कि वो सब लोग जल्दी मरने वाले हैं तो वो जेयोन को लेकर सबकी मदद करने के लिए जाती है। अगले सीन में हम यूनसू को देखते हैं जो सेंगवुक के साथ में आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो गलती से एक दरवाजा खोल देता है। उस वक्त यूनसू के ऊपर वो डेविल फेस हावी हो गया था और वो अपने कंट्रोल में था ही नहीं, लेकिन सेंगवुक उसको एक पंच लगाता है जिसकी वजह से यूनसू दोबारा से इंसान बन गया था। लेकिन इस चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक मॉन्स्टर निकल कर सेंगवुक को पकड़ लेता है। यूनसू भी उसको छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता। इतने में एंट्री होती है यूरी और गिल की। उन दोनों को पता था अगर किसी मॉन्स्टर को मारना है तो उन्हें काटने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें सीधा जलाना होगा। इसी वजह से वो हर कमरे में आग लगा रहे थे। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो मॉन्स्टर सेंगवुक को कुछ कर नहीं पाता और उसकी जान बच जाती है। यूनसू देखता है उस कमरे में तो बहुत सारे लोग मरे हुए हैं और वहाँ पर एक आदमी था जो कि बुक लिख रहा था। उसने लिखा था कि उसको अपने बच्चों से मिलना है लेकिन एक मॉन्स्टर बन के नहीं मिलना है। उस आदमी के बड़े बड़े हाथ थे। उस आदमी ने लिखा था कि अगर कोई भी मुझे इस हालत में देखेगा तो प्लीज मुझे जला देना। फिर यूरी और गिल मिलकर सेंगवुक और यूनसू को अपने घर लेकर आते हैं। सेंगवुक को जैसे ही होश आता है वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। यूनसू भी वहाँ से जाने लग जाता है लेकिन यूरी उसे रोक लेती है और कहती है मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ, अपना हाथ हटाओ। यूनसू कहता है तुम मुझे पट्टी दे दो, मैं खुद से कर लूंगा। गिल यूनसू के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अपना हाथ हटाओ, मुझे लग रहा है कि तुम इन्फेक्टेड हो। यूनसू जैसे अपने चेहरे से हाथ हटाता है उसके चेहरे पे जो कट लगा था वो एकदम से हील हो जाता है। यानी कि वो मॉन्स्टर तो है लेकिन उसके अंदर ऐसी पावर कहाँ से आ रही थी पता नहीं। उसकी बॉडी अपने आप ही हील हो रही थी। गिल कहता है तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। यूनसू बेचारा दुखी हो जाता है और दुखी होकर वहाँ से निकलने लगता है। इतने में गिल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। वो कहते हैं मैं पहले से जानता हूँ कि तुम एक मॉन्स्टर हो। तुम 9th फ्लोर से नीचे गिर गए, उसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इससे हम सब लोग समझ गए हैं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन साथ में तुम्हारे पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है और साथ ही में तुम बच्चों को भी बचा रहे हो। इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो। अब यूनसू उन दोनों से मदद मांगता है और कहता है कि हमें दूसरी को नीचे वाले फ्लोर पर लेकर जाना है। गिल यूनसू की हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो कहते हैं कि मरने से तो अच्छा यही है कि मैं किसी की मदद कर दूं। अगले सीन में हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बहुत ही आराम से सो रहा था। इतने में उसकी वाइफ आती है। उसने अपने पीछे एक चाकू छुपाया था। इतने में वो बूढ़ा आदमी उठ जाता है और अपनी बीवी को गंदी गंदी गाली देने लगता है। उसकी बीवी मन में कहती है कि मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर बन के नहीं मारूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हें तब मारूंगी जब मैं एक इंसान हूँ और ऐसा करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तभी वहाँ पर यूंजे खड़ा था। वो उस लेडी से कहता है मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो, मुझे बस इतना बताओ कि सेंगवुक कहाँ पर है। वो लेडी बताती है कि सेंगवुक तो अभी अभी ऊपर गया है। वो जैसे ही ये सुनता है तो वो सबसे पहले अपनी चाबियां ढूंढने लगता है। वो समझ गया था कि सेंगवुक ने उसके पास से वो चाबियां ले ली है और चाबियों को लेकर वो ऊपर वाले फ्लोर पर गया है। वहीं दूसरी तरफ सेंगवुक यूंजे के घर पहुंच गया था। उस फ्लैट के अंदर उसे एक रूम मिलता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों की फोटोज लगी हुई थी। इसका मतलब यूंजे एक साइकोपैथ किलर था। उसने बहुत सारे बच्चों की जान ली थी और इसी वजह से सेंगवुक उसको मार रहा था। यूंजे ने उन बच्चों को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया था और उसके बाद उनकी जान ले ली थी। ये सब देखकर सेंगवुक को फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर यूंजे को कोर्ट केस भी हुआ था लेकिन वो बहुत ही आसानी से छूट गया था। इस तरफ ये तीनों दूसिक के घर पर पहुँच गए थे। फिर हम जीसू और जेयोन को देखते हैं जो बहुत बड़ा सा SOS का पोस्टर बना रहे थे ताकि उन्हें कोई हेल्प मिल सके। वहीं दूसरी तरफ हम इक्यूंग को देखते हैं। पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। इस तरफ दूसिक यूनसू को अपना वॉशरूम खोल के दिखाता है जहाँ पर वो लेडी एक बहुत बड़े से बेबी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी थी। अगले सीन में हम यूंजे को देखते हैं जो अपने हाथ में बहुत बड़ा सा कट लगाता है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। वो समझ गया था कि अगर वो इस रूम में रुकेगा तो सेंगवुक आकर उसको मार देगा, तो सब लोग मिलकर उसको बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले वो एक वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसने एक हथौड़ा छुपा कर रखा था। तब तक सेंगवुक नीचे आ चुका था। वो उसी का हथौड़ा लेकर उसको बुरी तरीके से मारने लगता है। मरते वक्त भी वो यही बोल रहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैंने जितना करना था उससे कई ज्यादा कर लिया है। ये सब सुनकर सेंगवुक को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस हथौड़े से उसको बेरहमी से कुचल देता है। सेंगवुक मन में कहता है कि इसको इंसानों वाली मौत नहीं मिलनी चाहिए, ये तो मॉन्स्टर्स वाली मौत डिजर्व करता है। और इतना सोचकर वो उसको घसीटते हुए शटर के पास तक लेकर आता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सेंगवुक ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसको बाहर ले जाकर एक पाइप के अंदर छोड़ देता है जहाँ पर वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते थे और अंदर आने से पहले उस छोटी सी बच्चे और उस मिलिट्री वाले की बॉडी अंदर रख देता है और उसके बाद में शटर को बंद करने लगता है। तभी वहाँ पर जेयोन पहुँच जाता है। वो शटर को ओपन करता है। वो कहीं ना कहीं चाहता था कि सेंगवुक बाहर ना रहे, अगर वो बाहर रहेगा तो वो मर जाएगा। वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। सब लोग समझ गए थे कि सेंगवुक बुरा इंसान नहीं है,
उसने मरे हुए लोगों को तक अंदर तक लाया था। वो बहुत घायल था, इसी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो लेडी जिसकी बेटी मर गई थी, वो अपनी बेटी की बॉडी को गले लगाकर बहुत रोने लगती है। अगले दिन वही लेडी बच्चों के पास जाती है। बच्चे उससे पूछते हैं हमारे डैड कब आएंगे, तो वो लेडी उनको जोर से हक कर लेती है और कहती है आज के बाद हम सब साथ रहेंगे, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। एक सीन में हम देखते हैं इस बिल्डिंग के अंदर इन लोगों ने एक ऐसी जगह बना दी थी जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जा रहा था। अगले सीन में हमें एक स्टोरी बताई जाती है। आज से हजारों साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे जो देखते ही देखते धरती से गायब हो गए, और आज भी ऐसा टाइम आया है जब इस डिजीज की वजह से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। वहीं पर हम यूनसू को देखते हैं जिसको बार बार काम दिया जा रहा था। बाहर आने के बाद योनह्योक उसे एक हथियार देता है जिसे लेकर यूनसू ऊपर की तरफ जा रहा था। इसी के साथ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो यूंजे की बॉडी से सारा खून चूस रहा था। लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो उस दूसरे मॉन्स्टर को अपने हाथ से मसल देता है। इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें सेंगवुक का पास्ट दिखाया जाता है कि आखिर वो एक ऐसा इंसान बना तो बना क्यों। यहाँ पर हमें सेंगवुक के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका आधा फेस जला हुआ था। वो एक लड़के से पूछता है तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। वो लड़का बोलता है मैंने तो बस एक मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा। इस लड़के को जरा भी गिल्ट नहीं हो रही थी कि उसकी इस हरकत की वजह से सेंगवुक की पूरी फैमिली जल के खत्म हो गई। वो लड़का कहता है मुझे इसकी सजा पहले ही मिल चुकी है और मैं अपनी सजा काट के बाहर आ गया हूँ और वो सजा मेरे लिए काफी है। अच्छा होता कि उस दिन बारिश हो जाती तो तुम्हारी पूरी फैमिली बच जाती। सेंगवुक को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि तुम्हें जो सजा मिली वो तुम्हारे लिए काफी थी, और इतना बोलकर वो उस लड़के को जान से मार देता है। यही वो मोमेंट था जब सेंगवुक एक क्रिमिनल बन चुका था और इसके लिए उसे जेल भी हो गई थी। यहाँ से कहानी आ जाती है आगे, जहाँ पर सेंगवुक जेल से बाहर निकलने के बाद छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता था। यहाँ पे सबको पता था कि सेंगवुक ने किसी का मर्डर किया है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। उस आदमी की बेटी गुम हो गई थी और वो बहुत दिनों से मिल नहीं रही थी। वो ये भी जानता था कि उसकी बेटी को किसने किडनैप किया है। उस आदमी के पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे वो सेंगवुक को दे देता है और कहता है कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लो। उस आदमी को पकड़ने के लिए मैंने उसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में भी की, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पहले तो सेंगवुक मना कर देता है, लेकिन वो जैसे उस बच्चे की फोटो देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, और यही रीजन था कि सेंगवुक यूंजे को इतनी बुरी तरीके से मार रहा था। यूंजे ने उस आदमी की बेटी को किडनैप किया था और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो सेंगवुक के पास आया था। जान तो वो बचा नहीं पाता, इसी वजह से उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था। ये सारा कुछ वो सपने में देख रहा था और जो उसके सामने बैठा था वो उसी का गला दबाने लगता है। प्रेजेंट में उसके सामने यूरी बैठी हुई थी और उसी का गला वो दबा रहा था, जो उसे फर्स्ट एड दे रही थी। यूरी कहती है अगर तुम ऐसा ही बिहेव करते रहोगे तो तुम्हारे लाइफ में कोई भी नहीं आएगा। सेंगवुक ने यूरी का गला इतने जोर से दबाया था कि उसे पंप यूज करना पड़ गया। अगले सीन में हम गिल को देखते हैं। उनको बाइक चलाने का बहुत शौक था और वो हर वक्त अपनी बाइक को देखते रहते थे। बाहर बैठे सारे लोग सेंगवुक के बारे में ही बात कर रहे थे। वो बोलते हैं कि सेंगवुक बाहर जाकर अंदर भी आ गया, उसके अंदर तो किसी भी बात का डर ही नहीं है। इतने में वहाँ पर सेंगवुक आ जाता है। जिस लेडी की बेटी की बॉडी को सेंगवुक ने अंदर लाया था वो सेंगवुक के सामने आकर उसको थैंक यू बोलती है और अपना चेन निकाल कर दे देती है। कहती है फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतना ही है। लेकिन सेंगवुक उस चेन को नहीं लेता है, बल्कि वो उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर लोगों को दफनाया जा रहा था। वो वहाँ पर एक गड्ढा खोदता है और उस छोटी बच्चे का जितना भी सामान था वो सारा कुछ उस गड्ढे में दबा देता है, और साथ ही में उस बच्चे के बाप ने उसे जितने भी पैसे दिए थे वो सारा कुछ जला देता है। वो मन में सोचता है कि वो उस बच्ची को बचा तो नहीं पाया, लेकिन उसने उस क्रिमिनल की जान ले ली। तभी वहाँ पर जेयोन आता है। सेंगवुक उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया। जेयोन कहता है मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया था। एक्चुअली में सेंगवुक के फोन में वही सारे मैसेजेस आ रहे थे उस बच्ची को बचाने के लिए, और वो सारा कुछ जेयोन ने देख लिया था, जिससे वो समझ गया था कि सेंगवुक ये सारा कुछ उस छोटी बच्ची के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि जब उनके सामने कोई भी मॉन्स्टर आएगा तो उन्हें कैसे बिहेव करना है। जिसू यहाँ पर इन्फेक्टेड होने की एक्टिंग करती है। जैसे ही वो सामने आती है तो सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं और अपने पूरे टास्क को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। अगले सीन में हम इक्यूंग को देखते हैं जो बेसमेंट की तरफ जा रही थी। तभी हमें उसके फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो अपने फियांसे से बात करने के लिए आई थी। उस टाइम पर उसका फियांसे कुछ पढ़ रहा था, लेकिन जैसे इक्यूंग वहाँ पर आती है तो वो उस टैब को ड्रॉवर में रख देता है। इसका मतलब ये था कि इक्यूंग के फियांसे को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी। अब जब इक्यूंग को ये सारा कुछ पता चल गया था तो वो अपने फियांसे के लैब में जाना चाहती थी ताकि वो पूरी बात का पता लगा सके। अब इस चीज के लिए योनह्योक भी उसे नहीं रोकता है। वो कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन उस बूढ़े आदमी की वाइफ बहुत टेंशन में थी। वो कहती है अगर ये यहाँ से बाहर चली गई तो शायद ये जिंदा नहीं बच पाएगी। दूसरी तरफ हम जीसू को देखते हैं। तभी उसके पास यूनियो आती है। वो कहती है तुम बहुत अच्छा ड्रामा करती हो, इतना ड्रामा करके तुम जाओगी कहाँ। जीसू कहती है सबसे पहले मॉन्स्टर तुम ही बनोगी,
और उस टाइम पर मैं तुम्हें मारूंगी अपने इस बैट से। इस तरफ इक्योंग गिल की बाइक लेकर अपने फियांसे की पूरी बात पता लगाने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम जेयोन और सेंगवुक को देखते हैं। जेयोन उसे बताता है पहले वो बहुत ड्रिंक करता था, लेकिन अब उसने काफी हद तक कम कर दिया है। वो भगवान में मानने लग गया है। वो चाहता था कि सेंगवुक भी अब अच्छा इंसान बने। वो उसे भी यही सब करने के लिए बोलता है। जेयोन उसे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वो उसे इस डिपार्टमेंट का हेड बना देता है, जिसके लिए सेंगवुक भी मान गया था। सारे लोगों ने मिलकर 3 रूल्स बनाए थे। पहला रूल ये था कि सबको झुंड में रहना है, कोई कहीं भी अकेला नहीं जाएगा। सेकेंड रूल ये था कि दिन में सबको बस एक ही बार खाना मिलेगा। और तीसरा रूल ये था कि सबका रात में टेम्परेचर चेक होगा। अगर किसी का भी टेम्परेचर अलग रहेगा तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। फिर हम युनसु को देखते हैं, जो अपना काम करके ऊपर से लौट रहा था, यानी कि वो सारे लोगों का सामान लेके नीचे आ रहा था। वो सारा सामान रख कर वहाँ से निकल जाता है। वो चुपचाप क्वारंटीन रूम में जाने लग जाता है। दूसिक जानता था कि युनसु एक बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए वो जाकर योन ह्योक को समझाता है, तुम युनसु के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो एक बहुत अच्छा लड़का है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो बेचारा सबके लिए काम करता है, आखिर तुम कब तक उसके साथ ऐसा करोगे। लेकिन योन ह्योक उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि युनसु इन्फेक्टेड है, हम उसे अपने साथ नहीं रख सकते, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। थोड़ी ही देर के बाद दोबारा से सारे लोग युनसु के पास एक चिट लेकर आते हैं कि उसे कौन सा सामान किसके घर से लेकर आना है। युनसु बेचारा कुछ भी नहीं बोलता। वो उस चिट को लेकर ऊपर जाने लग जाता है, लेकिन इस बार वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से ऊपर जाता है, क्योंकि वो जब भी ऊपर जा रहा था तब मॉन्स्टर उस पर अटैक कर दे रहे थे। इस बार उसने एक ट्रैप बना दिया था, अगर कोई भी मॉन्स्टर आएगा तो उसे पहले ही पता लग जाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऊपर जाकर लोगों का सामान ले ही रहा होता है, तभी एक बलून फूट जाता है। और इस बार जो मॉन्स्टर वहाँ पर आया था वो बहुत ही खतरनाक था। वो काफी तेजी से भागता था। काफी देरी हो गई थी। युनसु बहुत देर तक नीचे आता ही नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती है। उनको तो लग रहा था कि कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया। वो सारे लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि युनसु नीचे आएगा भी या नहीं, या हमें उसे जाकर देखना चाहिए। ये सारी बातें सेंगवुक भी सुन रहा था। और उसी टाइम पर एक लड़की जोर जोर से विसल बजाने लग जाती है। आवाज सुनकर सारे लोग बाहर आते हैं। पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी एक मॉन्स्टर बन चुका था। उसके हद से ज्यादा लंबे बाल थे। उस बूढ़े आदमी के बहुत ही कम बाल थे। और ये डिजीज एक डिजायर डिजीज है, यानी कि उनका डिजायर था कि उन्हें लंबे बाल चाहिए, इसीलिए उन्हें बहुत ही लंबे लंबे बाल आ गए थे। इतना बाल कि उन बालों में वो ढक चुके थे। उस बूढ़े आदमी की वाइफ आकर बोलती है कि इसकी जान तो मैं लूंगी। वो अपने हस्बैंड से पूछती है आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आपको क्या चाहिए। वो बूढ़ा आदमी कहता है तो मुझे जान से मार दो। और वो अपनी वाइफ से माफी भी मांगते हैं, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये उस बूढ़े आदमी की सबसे अच्छी बात थी। आज तक उसने अपने वाइफ की कभी भी इज्जत नहीं की, हमेशा उसे मारा पीटा और बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया। अगर वो ये सारी चीजें पहले ही बोल देता तो उसकी वाइफ इतना घुट घुट कर नहीं जीती। तब तक युनसु भी वहाँ पर आ गया था। वो उस बूढ़े आदमी को अपने सामने देखता है, जो इतने टाइम से युनसु के साथ में ही रह रहा था। युनसु कहीं ना कहीं यही सोच रहा था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो उसके साथ भी यही होगा, सब लोग उसको मिलके मार देंगे। ये सब देखकर युनसु डर गया था। वो चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। अपने हस्बैंड की जान लेने के बाद ये बेचारी बहुत ही डिप्रेशन में थी। वो मन में सोचती है काश ये सब कुछ पहले ही ठीक कर देता तो आज ये सब नहीं होता। अगले सीन में हम इक्यूंग को देखते हैं, जो अपने फियांसे के लैब तक पहुंच गई थी। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जिस लैब में इक्यूंग का फियांसे काम करता था, एक दिन अचानक से वहाँ पर आग लग जाती है और वो मर जाता है। यहाँ तक कि इक्यूंग को उसका बॉडी भी देखने नहीं मिलता। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर इक्यूंग बाइक लेकर अंदर तक घुस गई थी। वो अपने फियांसे के लैब में जाकर उसका सारा सामान चेक करती है। तभी उसे वहाँ पर एक टैब मिलता है। बहुत सारा पासवर्ड लगाने के बाद भी वो टैब नहीं खुल रहा था। तभी वो अपने मैरिज डे का पासवर्ड डालती है तो वो टैब खुल जाता है। टैब खुलते ही उसे एक आर्टिकल मिलता है। ये वही आर्टिकल था जिस बारे में योन ह्योक बता रहा था कि क्योंकि फियांसे को सारा कुछ पहले से ही पता था कि ये कोई डिजीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही बड़ा सा श्राप है जिसे कोई चाहकर भी ठीक नहीं कर सकता। अगर 20 दिन के अंदर अंदर किसी ने इसको झेल लिया तो वो एक स्पेशल इन्फेक्टेड मॉन्स्टर बन जाएगा। पता चलता है कि उसको भी ये इन्फेक्शन हो गया था। 15 दिनों से उसके नाक से खून निकल रहा था। अगर उसने आगे के 5 दिन सर्वाइव कर लिए तो वो एंटीडोट भी बना सकता है, लेकिन आगे के 5 दिन में क्या हो जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सारा कुछ इक्यूंग पड़ी रही होती है। इतने में वहाँ पर आर्मी के मेंबर्स आ जाते हैं, यानी कि वो इस लैब पर नजर रखे हुए थे कि कब इक्यूंग यहाँ पर आएगी और वो लोग इसे पकड़ लेंगे। अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं। वो योन ह्योक के पास आकर कहती है तुम्हें पता भी है हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोग कितने दिन तक सर्वाइव करेंगे, क्या हमारे पास पानी और खाना है, लाइट्स जा चुकी है, हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम युनसु को देखते हैं, जो अपने कमरे के अंदर बेहोश था। तभी उसकी डबल पर्सनैलिटी उसके सामने आ जाती है। वो युनसु को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है तुम्हारे साथ भी यही होगा, सब लोग मिलकर तुम्हें मार देंगे। लेकिन युनसु उस डेविल फेस के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखता है। वो डेविल फेस पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। युनसु कहता है तुम मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, और तभी वो उसे मार देता है। जब
युनसू की आंखें खुलती है तो यूनियो वहीं पर बैठी हुई थी। वो युनसू से कहती है सब लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं, तुम बार बार ऊपर जाते क्यों हो और तुम्हें इतनी चोट कैसे लग रही है। वो कहती है तुम्हें ये सब झेलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो युनसू को पसंद करने लग गई थी। वो युनसू से कहती है तुम बार बार ऊपर मत जाओ, अगर किसी को कोई भी सामान चाहिए तो वो खुद जाकर लेकर आएंगे। अब वो बाहर आकर अपने भाई से झगड़ा करने लगती है। वो कहती है तुम बार बार युनसू को ऊपर क्यों भेजते हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद जाकर लेकर आओ। जीसू यूनियो से कहती है तुम कुछ बोली क्यों रही हो, तुम दिन भर में क्या करती हो, तुमने किसी के लिए भी कुछ किया है क्या। यूनियो गुस्से में योनह्योक से कहती है कि तुम तो मेरे सगे भाई भी नहीं हो। अब ये सुनकर योनह्योक को बहुत गुस्सा आ गया था। वो यूनियो को एक थप्पड़ लगा देता है। अब वो लोग दोबारा से युनसू के पास जाते हैं और उसे एक नया काम देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें बेसमेंट के अंदर जाना होगा और वहाँ जाकर कैमरास को सेट करना होगा। युनसू मना करने की भी कोशिश करता है लेकिन योनह्योक उसकी बात नहीं मानता। वो बेसमेंट में पहुंचकर वहाँ का कैमरा सेट कर ही रहा होता है, इतने में एक मॉन्स्टर आकर उसको पकड़ लेता है और वो वहीं पर लटक गया था। ये सारा कुछ लोगों ने कैमरे पर देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम इक्यूंग को देखते हैं जिसको मिलिट्री वाले लोगों ने पकड़ लिया था। वो लोग पूछते हैं तुम्हें अपने फियांसे के बारे में क्या क्या पता है, हमें सब कुछ बताओ। इक्यूंग कहती है मुझे तो खुद भी नहीं पता, तुम लोग मुझे यहाँ पर पकड़ कर लेकर आए हो, अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो तुम लोग मुझे मार दोगे जैसे तुम लोगों ने मेरे फियांसे को मारा था। वो लोग कहते हैं हमने तुम्हारे फियांसे को नहीं मारा बल्कि उसने खुद ही अपने आप को मारा। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कुछ लोग मिलकर उसके फियांसे को इंजेक्शन दे रहे थे, यानी कि उसके अंदर कोई वायरस इंजेक्ट किया जा रहा था। अब उसने ये सब अपनी मर्जी से किया या फिर नहीं, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वो लोग कहते हैं तुम हमारी हेल्प कर सकती हो, तुम्हें पता है इन्फेक्टेड लोग कहाँ पर हैं। इक्यूंग कहती है मैं जानती हूँ कि स्पेशल इन्फेक्टेड लोग कहाँ पर हैं। इक्यूंग के साथ ग्रीन होम्स में युनसू भी था जिसको इन्फेक्ट हुए 15 दिनों के ऊपर हो चुके थे और अब तक वो मॉन्स्टर नहीं बना था, यानी कि उसके ऊपर रिसर्च करी जा सकती है। अब वो लोग इक्यूंग के साथ एक डील करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम युनसू को हमारे पास लेकर आओगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं जो बेसमेंट के अंदर युनसू को बचाने के लिए आए थे। वो देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर तो खड़े हैं लेकिन वो बिल्कुल सीधे खड़े थे, यानी कि वो सो रहे थे। वो लोग बिना कुछ आवाज किए चुपचाप आगे बढ़ रहे थे ताकि वो युनसू को आराम से वहाँ से निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ दुसिक कैमरे में सब कुछ देख रहा था। तभी एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर एयर डक के रास्ते से नीचे आ जाता है। दुसिक भाग तो नहीं सकते थे, इसीलिए वो उस मॉन्स्टर को शूट करने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में जाने लगते हैं लेकिन इसी चक्कर में वो नीचे गिर गए थे। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में सारे मॉन्स्टर उठ गए थे। जो मॉन्स्टर स्पीड में भागता था वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है। वो योनह्योक को जोर से एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर गया था। योनह्योक का चश्मा भी गिर गया था। उसके बाद भी उसे पता था कि उसे कहाँ शूट करना है। वो एग्जैक्टली उस मॉन्स्टर की आंखों पर शूट करता है। इस तरफ दुसिक जमीन पर गिर गया था और छोटी बच्ची उसे बचाने के लिए आती है। वो अपने ट्रैप को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन तब तक उस मॉन्स्टर ने उस छोटी बच्ची को पकड़ लिया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था युनसू को बचाने के लिए बहुत सारे लोग बेसमेंट में आए थे। एपिसोड 7 के शुरुआत में जेयोन और योनह्योक गाड़ी के नीचे छुपे हुए थे। वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। योनह्योक के पास एक गाड़ी की चाबी थी, उसी चाबी को प्रेस करके वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो मॉन्स्टर समझ जाता है कि ये तो एक चाल थी, इसीलिए वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ ही देर में बाकी के लोग एक कार लेकर पहुँच गए थे और ये दोनों भी उसी कार में बैठ जाते हैं। वो लोग कार को काफी तेजी से भगा रहे थे लेकिन जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो सारे उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि एक मॉन्स्टर जीसू पर अटैक कर देता है लेकिन जैसे तैसे करके उन लोगों ने जीसू को बचा लिया था। तभी हम देखते हैं उनकी गाड़ी जाकर एक जगह से टकरा जाती है और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। पर उसी टाइम पर मिस्टर गिल वहाँ पर पहुँच गए थे। वो उन सारे मॉन्स्टर्स को आग लगाकर मारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनको पता था अगर इन मॉन्स्टर्स से छुटकारा पाना है तो आग लगाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वहीं दूसरी तरफ दुसिक अकेले उस स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ रहा था। उस मॉन्स्टर ने उस छोटी बच्ची को पकड़ लिया था। वहीं पर बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उन लोगों ने सोच लिया था कि उन्हें कैसे भी करके दुसिक की हेल्प करनी होगी। वो सारे लोग मिलकर उस ट्रैप को खींचने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो स्पाइडर मॉन्स्टर उसी में फंस जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर उस ट्रैप से नीचे निकल जाता है और वो दुसिक को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर युनसू आ जाता
आता है और सारे लोगों की जान बचा लेता है। वो उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जलने लग गया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि युनसु खुद ही एक मॉन्स्टर में बदलने लग गया था। सारे लोग ये देखकर शॉक हो गए थे कि युनसु ने अपनी जान की परवाह नहीं की और सारे लोगों की जान बचाई। युनसु की आंखें ब्लैक हो गई थी। अपने सामने सारे लोगों को देखकर वो बहुत डर गया था, इसीलिए वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। सारे लोग समझ गए थे कि युनसु उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। वो दूसरों की जान पहले बचाएगा। सारे लोग उससे बोलते हैं, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब से बाहर ही रहो। अब यूरी सारे लोगों को फर्स्ट एड देती है। तभी योनयू उसके पास आती है। वो कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। लेकिन यूरी कहती है, मुझे सबसे पहले बाकी लोगों को फर्स्ट एड देना होगा। फिर वो सेंगवुक के पास जाती है। उस टाइम पर सेंगवुक सिगरेट पी रहा था। वो सेंगवुक से कहती है, वैसे भी हम सब मरने वाले हैं और तुम यहाँ बैठकर सिगरेट पी रहे हो। सिगरेट पीने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, इसलिए इसे फेंक दो। सेंगवुक भी उसकी बात मान लेता है। वो काफी हद तक बदल गया था। जैसे ही फर्स्ट एड देने के लिए वो अपनी शर्ट उतारता है तो यूरी देखती है कि सेंगवुक का पूरा शरीर जला हुआ था। अगले सीन में सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और पहली बार युनसु उनके साथ में खाना खाने के लिए आता है। लेकिन सारे लोग डरे हुए थे, इसलिए वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। सेंगवुक को भी यही लगता है कि सारे लोग उससे डरते हैं, इसीलिए वो भी बाहर आ जाता है। वहीं पर हम मिस्टर गिल को देखते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये दोनों उदास हो गए हैं, इसलिए वो उन दोनों को मोटिवेट करते हैं। वो अपना शरीर दिखाकर कहते हैं कि मेरे बॉडी में कोई भी ऑर्गन नहीं है, मेरा सारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, उसके बाद भी मैं खाना खा रहा हूँ, तो तुम लोग उदास क्यों हो। ये सारी बातें सुनकर वो दोनों भी खाना खाने लग जाते हैं। अगले सीन में हम योनियो को देखते हैं, जो अपने पैर में पट्टी बांध रही थी क्योंकि उसका पैर इंजर्ड था। तभी उसके पास योन ह्योक आता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था योन ह्योक ने योनियो को थप्पड़ लगा दिया था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसकी बहन परेशानी में है तो वो उसे पट्टी बांधने लग जाता है। ये सब देखकर योनियो इमोशनल हो गई थी। वो देखती है कि योन ह्योक का चश्मा टूट गया है, इसीलिए वो उसके चश्मे पर एक बैंडेड लगा देती है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो नहा रहा होता है। पहले तो पानी बहुत ही साफ निकलता है, पर देखते ही देखते वो सारा पानी गंदा हो चुका था, यानी कि टैंक में जो पानी था वो सारा पानी खराब हो चुका था। अब यही सारी बात योन ह्योक दूसी को बताता है। वो कहता है, हमारे पास 15 दिनों के लिए पानी था, लेकिन अब वो भी खराब हो चुका है। अगले सीन में हम बाकी के लोगों को देखते हैं। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि बेसमेंट के अंदर उनके पार्सल्स आए हुए होंगे, इसीलिए उन्हें जाकर वो सारा पार्सल ले लेना चाहिए। इन लोगों को पता था कि बेसमेंट में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, उसके बाद भी ये लोग बेवकूफी कर रहे थे। उसी टाइम पर योन ह्योक बाहर आता है। वो उन सारे लोगों को अच्छे से डांट लगाता है। फिर वो दूसी को बेसमेंट में लेकर जाता है और कहता है, हमें कार की जरूरत पड़ेगी, क्या आप कार की ऐसी शील्ड बना सकते हैं जिससे हम मॉन्स्टर से लड़ सके। दूसी समझ गया था कि योन ह्योक ये चाहता है कि कुछ लोग मिलकर इस बिल्डिंग से बाहर जाए ताकि वो मदद ले सके। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग मिलकर वो पार्सल्स खोल रहे थे। तभी जो वो कुत्ते वाली लेडी थी वो सारे पार्सल्स को अपना पार्सल बता रही थी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि जो भी इन पार्सल्स के ओनर थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। अगले सीन में हम इक्यूंग को देखते हैं। मिलिट्री वाले इंसान उससे कहती है, हमें बस उस इंसान की जरूरत है जो इन्फेक्टेड होकर भी अभी तक मॉन्स्टर्स नहीं बने हैं। वो इक्यूंग से कहती है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हम लोग तुम्हें एक लोकेटर देंगे। अगर तुम्हें किसी भी ऐसे इंसान के बारे में पता है तो हमें बता दो। वो लोग यही चाहते थे कि इक्यूंग उन्हें युनसु के बारे में बता दे। वहीं दूसरी तरफ सारी प्लानिंग चल रही थी कि कुछ लोगों को बाहर जाना है और सारा जरूरत का सामान लेकर आना है। उसी टाइम पर ये चश्मे वाला बंदा सारा कुछ सुन लेता है। ये सब सुनकर उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग गाड़ी लेकर यहाँ से भागने वाले हैं और बाकी के लोगों को वो यहीं छोड़कर जाएंगे, इसीलिए वो सारे लोगों से झगड़ा करने लगता है। जब सेंगवुक को ये सब पता चलता है तो वो उसको उठाकर बाहर पटक देता है। वो उससे कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, हम यहाँ पर सारे लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर हम बाहर जाएंगे तो सारे लोगों के लिए जरूरत का सामान लाएंगे। तब जाकर वो चश्मे वाला इंसान शांत होता है। वो समझ गया था कि कोई भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जा रहा है। फिर योन ह्योक सारे लोगों को बताता है, हम में से कुछ लोगों को बाहर जाना है, तुम लोग खुद से एंट्री दे दो कि कौन कौन बाहर जाने के लिए तैयार है। वही इंसान बाहर जाएगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर देखने गए तो सेंगवुक सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। पहले तो सेंगवुक को ये लगता है कि उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही रिस्की होगा। फिर वो ये सोचता है कि अगर वो बाहर नहीं गया तो फिर ये सारा काम कैसे होगा, इसीलिए वो भी मान जाता है। अब ये चश्मे वाले लड़के को बहुत ही गिल्टी वाली फीलिंग आ रही थी, इसीलिए वो सेंगवुक से माफी मांगता है। जेयोन उसे कहता है, कोई बात नहीं, ऐसे कंडीशन में किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं जो गिटार प्ले कर रही थी। तभी वहाँ पर युनसु आता है। उसको जीसू का म्यूजिक बहुत पसंद आता है। अगले सीन में हम योनियो को देखते हैं जो बाथरूम में बैठकर मोबाइल चला रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जीसू बाहर ही खड़ी है। वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे। तभी हम देखते हैं जीसू की तबीयत
तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वो वहीं पर गिर जाती है। यून्यू जैसे ही बाहर आती है तो वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि जीसू वहीं पर गिरी हुई थी। फिर अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं। यॉन ह्योक एक मेडिकल स्टूडेंट था, इसीलिए वो जीसू को चेक करता है। वो जीसू को चेक करके बताता है कि उसे अपेंडिक्स हो गया है और अगर कुछ ही देर में ऑपरेशन नहीं किया तो वो अपेंडिक्स अंदर ही फट जाएगा, जिसकी वजह से जीसू की मौत हो सकती है। अब सारे लोग ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। यॉन ह्योक कहता है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी ऑपरेशन नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। जीसू कहती है, वैसे भी मैं मरने ही वाली हूँ, तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरा ऑपरेशन ही कर दो। उन लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि कुछ लोग बाहर जाकर सारा सामान लाएंगे, लेकिन अब तो सिचुएशन पूरी बदल चुकी थी क्योंकि उन्हें कैसे भी करके जीसू की जान बचानी थी। यॉन ह्योक सारे लोगों को उनकी ड्यूटी समझा देता है। एक रूम को ऑपरेशन थिएटर बना दिया जाता है, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत सारे सामान की जरूरत थी, इसीलिए कुछ लोगों को बाहर जाना पड़ता है। उन्हें बाहर से ऑपरेशन का सारा सामान और दवाइयाँ लानी थी और इन सारी चीजों का नॉलेज यूरी को था क्योंकि वो एक नर्स थी। अब बाहर जाने के लिए सेंगवुक, यूरी और ह्युनसू को भेजा जाता है। अगले सीन में हम यॉन ह्योक को देखते हैं। आज से पहले उसने कभी सर्जरी की नहीं थी, इसीलिए वो डायग्राम्स बनाने लग जाता है और सारी तैयारी करता है। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जो सामान लाने के लिए बाहर जा रहे थे। पता चलता है कि ये वही दिन था जिस दिन ह्युनसू सुसाइड करने वाला था। यहाँ से हमें ह्युनसू का पास्ट दिखाया जाता है। पता चलता है कि ह्युनसू एक बहुत ही अच्छा लड़का था। एक दिन ह्युनसू के स्कूल में एक नए लड़के का एडमिशन होता है। ह्युनसू को ऐसा लगता है कि वो लड़का बहुत ही परेशान है, इसीलिए उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे वो उस लड़के को दे देता है। ये देखकर उस बंदे को बहुत गुस्सा आ गया था। वो ह्युनसू से कहता है, तुम बहुत ही एरोगेंट हो। ये लड़का बहुत ही अजीब था। ह्युनसू तो उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो उसको ही सुनाने लग जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो लड़का ह्युनसू को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और कहता है, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ? मेरे पास ये करने के लिए बहुत बड़ा रीजन है। फिर वो ह्युनसू के दोस्त से कहता है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो ह्युनसू को मारो। फिर ह्युनसू के दोस्त भी उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। वो लड़का क्लास में सबसे कहता है, जो भी ह्युनसू से बात करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। फिर वो ह्युनसू से पूछता है, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ करते क्यों नहीं? शायद वो बहुत बिजी हैं। तुम्हारे डैड मेरे डैड के कंपनी में काम करते हैं। मैं अपने डैड से बोलकर उन्हें काम से निकलवा सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो शायद तुम्हारे डैड सुसाइड कमिट ना कर ले। ये सब सुनकर ह्युनसू को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उस बंदे को मारने लग जाता है। वो उससे कहता है, तुम्हें जो भी करना है तुम मेरे साथ करो, मेरे डैड को बीच में क्यों लाते हो? वो बंदा कहता है, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा हूँ? जिस दिन तुमने मुझे वो गंदे पैसे दिए थे ना, उस दिन आसमान बहुत ही क्लियर था। बस यही है मेरा रीजन। ये सुनकर ह्युनसू शॉक हो गया था। फिर वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन क्या वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? अब ये सारा कुछ ह्युनसू अपने पेरेंट्स को बताता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं, उस लड़के को माफ कर दो। ये सब कुछ सुनकर ह्युनसू को बहुत गुस्सा आ गया था और इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स से नफरत करने लग गया था। यहाँ तक कि ह्युनसू की बहन को जब उसके फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि क्या तुम ह्युनसू की बहन हो, तो वो ये बोल रही थी कि ह्युनसू मेरा भाई नहीं है। ये सब सुनकर ह्युनसू को बहुत बुरा लगता है और उस दिन के बाद से वो अपनी फैमिली से नफरत करने लग गया। सब कुछ नॉर्मल तो हो गया था, लेकिन वो पहले की तरह अपनी लाइफ जी नहीं पा रहा था। फिर एक दिन जब वो रास्ते से जा रहा होता है तो उसे वही बुली गैंग मिलती है जो लोग मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे थे। वो उसे कहते हैं, हम तुम्हारे मॉम के सर्जरी के लिए पैसे देंगे, लेकिन जब रास्ते पर गाड़ी आ रही है तब तुम्हें वहाँ पर भागना होगा। वो लड़का भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ह्युनसू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। वो उसी बुली वाले लड़के को गाड़ी के सामने फेंक देता है। उस बंदे को कुछ नहीं होता, लेकिन ये सब करने के लिए ह्युनसू के डैड को जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर ह्युनसू का फ्रेंड उसी पर चिल्लाता है, कहता है, तुम बीच में क्यों आए? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की सर्जरी नहीं हो पाई और उनकी जान चली गई। इन सारे चीजों के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ये सारा कुछ ह्युनसू से सहन नहीं होता और वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में। ह्युनसू कहता है, आज के बाद से मैं सर्वाइव करने की कोशिश करूंगा। वो लोग जैसे गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उनकी गाड़ी को उठाकर पलट देता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जीसू का ऑपरेशन करना था और इसी चीज को लेकर ह्युनसू, सेंगवॉक और यूरी बाहर गए थे। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उनकी गाड़ी को पलट देता है। एपिसोड 8 के शुरुआत में हम यॉन ह्योक को देखते हैं जो ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था। तभी वहाँ पर सारे लोगों को बाहर से आवाज आती है। यॉन ह्योक समझ गया था कि जितने भी लोग बाहर गए थे वो लोग नहीं बचे हैं। अब इसीलिए उसके पास जितना भी सामान था उन्हीं सामान को यूज करके उसे जीसू का ऑपरेशन
करना था। वहीं बाहर हम देखते हैं गाड़ी पलटने की वजह से तीनों लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन तभी युनसू होश में आता है और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस तरफ योनह्योक जीसू को समझाता है जितने भी लोग बाहर गए थे वो कोई भी हेल्प लेकर नहीं आ पाएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारा ऑपरेशन बिना एनेस्थेसिया के ही करना होगा। इसका मतलब ये है कि पूरे ऑपरेशन के वक्त तुम होश में रहोगी। ऐसा हो सकता है कि तुम दर्द के मारे बेहोश हो सकती हो या फिर कोमा में भी जा सकती हो, और अगर तुम इस दर्द को नहीं सहन कर पाई तो तुम मर भी सकती हो। जीसू उससे कहती है तुम ऑपरेशन शुरू करो, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। अगले सीन में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो युनसू की तरफ बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर गिल पहुँच जाते हैं। वो एक बोतल में आग लगाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंकते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो युनसू को बचाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर गिल भी इन्फेक्टेड हो चुके थे, उनके नाक से खून निकल रहा था। वो युनसू को वहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उनके सामने ही खड़ा था। मिस्टर गिल युनसू की जान बचाने के लिए उसे दूर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मरना है तो वो अकेले मरेंगे, लेकिन उसी टाइम पर इक्योंग वहाँ पर पहुँच जाती है एक बहुत बड़े से फायर ट्रक को लेकर। वो ट्रक को चलाते हुए सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। मिस्टर गिल की तो जान बच गई थी, लेकिन इक्योंग खतरे में आ चुकी थी क्योंकि वो मॉन्स्टर उसकी फायर ट्रक को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ जीसू का ऑपरेशन चल रहा था और दर्द के मारे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इस तरफ सैंगवुक को होश आ गया था और वो यूरी को उठाने की कोशिश करता है क्योंकि यूरी वहाँ पर फंस चुकी थी, इसीलिए वो सीट बेल्ट को काट कर उसे वहाँ से बाहर निकालता है। तभी हम देखते हैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल लीक हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो यूरी को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इस तरफ इक्योंग भी ट्रक से बाहर आ गई थी। तभी वहाँ का एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। इक्योंग सोचती है उसे इस मॉन्स्टर को गाड़ी के साथ ही जला देना चाहिए, इसीलिए वो दोबारा से फायर ट्रक के अंदर बैठ जाती है और उस मॉन्स्टर को आग की तरफ धक्का देती है ताकि वो पूरी तरीके से जल जाए। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था। वो इक्योंग के ट्रक को जोर से धक्का देने लगता है। बहुत देर तक लड़ने के बाद इक्योंग उस मॉन्स्टर को खाई से नीचे गिरा देती है और जिस गाड़ी में आग लगी थी वो उस गाड़ी को मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देती है ताकि वो मॉन्स्टर वहीं पर जल के मर जाए। फिर हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीसू का ऑपरेशन हो चुका था। जेहयोन योनह्योक से पूछता है कि जीसू कैसी है। योनह्योक बताता है फिलहाल के लिए वो बेहोश है, उसे कब होश आएगा ये मैं अभी बता नहीं सकता। अगले सीन में हम इक्योंग को देखते हैं। पता चलता है कि वो उस ट्रक के अंदर पानी भर के लाई थी। वो सारा पानी बिल्डिंग के टैंक में ट्रांसफर कर देती है ताकि कुछ दिनों के लिए उनके पास पानी रहे। फिर वो मिस्टर गिल से मिलती है। मिस्टर गिल ने उसे कुछ लाने के लिए बोला था। एक्चुअली में वो एक पंप था क्योंकि यूरी को अस्थमा था। तभी वहाँ पर उसे योनह्योक मिलता है। वो योनह्योक से युनसू के बारे में पूछने लग जाती है कि क्या वो अभी तक मॉन्स्टर बना या नहीं बना। वो सारा कुछ इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मिलिट्री वालों ने उससे कहा था कि हमें एक ऐसा इंसान लाकर दे दो जो इन्फेक्टेड होकर भी अभी तक मॉन्स्टर नहीं बना है। लेकिन इक्योंग की बातें सुनकर योनह्योक को बहुत ही अजीब लगता है। वो इक्योंग से कहता है पहले मुझे तुम बताओ बाहर का क्या सीन है, क्या आर्मी वाले हमें बचाने के लिए आएंगे? जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताती हो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जिसको अब तक होश आ गया था। मिस्टर गिल उस पर बहुत चिल्लाते हैं, कहते हैं तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी, आगे से तुम बाहर नहीं जाओगी। तभी वो यूरी को अस्थमा वाला पंप देते हैं। यूरी पूछती है आपको ये पंप कहाँ से मिला, लेकिन मिस्टर गिल कुछ नहीं बताते। जाते वक्त वो सैंगवुक के मुंह से सिगरेट निकाल देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाकर बाहर खड़े हो जाओ, और वो उसे डांट कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सैंगवुक मन में सोचता है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर यूरी को बचा कर लाया हूँ, इन्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और ये मुझे पर चिल्ला रहे हैं। तभी यूरी सैंगवुक को समझाती है मिस्टर गिल ऐसे ही हैं, ये उनका तरीका है थैंक यू बोलने का, वो तुम्हें थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहे थे। अगले सीन में हम जेहयोन को देखते हैं जो अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसे जीसू की बहुत टेंशन हो रही थी। तभी वहाँ पर सैंगवुक आता है और वो उसे ड्रिंक करने नहीं देता। तभी सैंगवुक को ऐसा लगता है कि जेहयोन बहुत परेशान है, इसीलिए वो भी उसके साथ बैठ जाता है। फिर हम इक्योंग को देखते हैं जिसे युनसू के बारे में सारी बातें जाननी थी। वो एकदम से युनसू के पास पहुँच जाती है और उसके हाथ पे एक कट लगा देती है। देखते ही देखते युनसू का हाथ बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। युनसू उससे पूछता है आप ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब इक्योंग युनसू से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। वो उससे पूछती है तुम कितने दिन पहले इन्फेक्टेड हुए, तुम्हारे कौन से सिम्टम्स थे, फिर तुमने कैसा फील किया। युनसू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इक्योंग उससे इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है। फिर इक्योंग उसे सारा कुछ बता देती है। वो बताती है उसको आर्मी के लोगों ने किडनैप करके पकड़ लिया था और वो लोग ये चाहते थे कि मैं किसी ऐसे इंसान का नाम बता दूं जिसको इन्फेक्ट हुए 15 दिनों के ऊपर हो चुके हैं और वो अभी तक मॉन्स्टर नहीं बने। युनसू उससे पूछता है कि आपने मेरा नाम बता दिया, लेकिन इक्योंग
क्योंग कुछ भी नहीं बोलती। वो बताती है आर्मी के लोग बहुत से लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि सारे के सारे लोग 15 दिनों के अंदर अंदर अपने आप ही मॉन्स्टर बन गए और अब उन्हें स्पेशल इन्फेक्टेड लोग चाहिए ताकि वो लोग बाकी का एक्सपेरिमेंट कर सके। अगले सीन में हम सारे लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर बूढ़े आदमी की वाइफ आती है। वो सबको बताती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसीलिए वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। अब दोबारा से सारे लोग वोटिंग करते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो यहाँ से बाहर जाए। ये सब देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। फिर उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। तभी वहाँ पर वो इक्यूंग से मिलती है। वो कहती है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर वापस आ गई। थोड़ी ही देर में वहाँ पर युनसु आता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो युनसु से पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो अब तक तुम मॉन्स्टर नहीं बने, मुझे बताओ, मैं भी वो सारा कुछ करूंगी। युनसु को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या बोलना चाहिए क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो अभी तक वो मॉन्स्टर नहीं बना। युनसु बस उनसे इतना बोलता है कि मेरे सामने मेरी डबल पर्सनैलिटी आई थी लेकिन मैंने उस पर कंट्रोल किया। तो वो लेडी कहती है मैं भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं जो बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लेडी बहुत ही पुराना वाइन लेकर आती है जो उनके पास बहुत सालों से रखा हुआ था। ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो लोग दोबारा से सेलिब्रेट कर सकते थे। दूसरी तरफ हम इक्यूंग को देखते हैं जो कुछ सोच रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। आर्मी के लोगों ने उसे एक लोकेटर दिया था और कहा था कि अगर तुमने हमें स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान के बारे में बता दिया तो हम तुम्हें तुम्हारे फियांसे के बारे में सब कुछ बताएंगे। वो ये सारा कुछ सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक आर्मी का मेंबर घुस जाता है लेकिन इक्यूंग उसको मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है। वो उस आदमी से पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर वो उस आदमी को सबके सामने लेकर जाती है। वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि वो सारा खाना खा जाता है। अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं। मिस्टर गिल बैठकर सबको कहानियां सुना रहे थे और सारे लोग बहुत ही मजे से सुन भी रहे थे, लेकिन युनसु वहाँ पर नहीं बैठा था। वो बेचारा अकेले बाहर बैठा था। तभी वहाँ पर यूनियो आती है। वो युनसु से कहती है तुम मुझे एक प्रॉमिस करो, आज के बाद से तुम कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुँचाओगे और तुम अपना ध्यान रखोगे। फिर वो उसे कुछ साइन लैंग्वेजेस भी सिखाती है। वो कहती है अगर तुम्हें किसी ने भी परेशान किया तो तुम इस साइन लैंग्वेज का यूज करना। और ये सारा कुछ योन ह्योक देख रहा होता है। वो यूनियो से कहता है अच्छा तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिल गया। ये सुनकर यूनियो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो बस युनसु की हेल्प कर रही थी। इसी के साथ हम युनसु को देखते हैं जो अपने पुराने मेमोरीज के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर वो एक बहुत अच्छा लड़का था, वो सबकी हेल्प करता था। अब वो दोबारा से वैसा ही इंसान बनना चाहता था। अब यही सब सोचकर वो अपने बाल पहले जैसे काट लेता है। अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं जिसको होश आ गया था। जीसू को होश में देखकर जेह्योन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम उसी आर्मी के मेंबर को देखते हैं जो चुपके से बिल्डिंग में घुस गया था। इक्यूंग उससे पूछती है तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन वो आदमी कुछ बताने को तैयार नहीं था। बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद उनको इस आदमी के पॉकेट से एक वॉकी टॉकी मिल जाता है जिसके अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। कोई आदमी बोल रहा था कि तुम भागकर कहाँ जाओगे, हम लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती। साथ ही में वो आर्मी का मेंबर जबरदस्ती वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। तभी इक्यूंग उस वॉकी टॉकी को तोड़ देती है। वो ये भी बताती है कि जो तुम लोगों ने SOS का साइन लगाया है वही साइन देखकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले जाकर वो साइन वहाँ से हटाओ। फिर युनसु ऊपर जाकर उस साइन को वहाँ से हटा देता है। अगले सीन में योन ह्योक जीसू के पास आता है। वो सारे लोगों को ये बताता है कि आज से पहले उसने कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं किया है, ऑपरेशन करना तो दूर, उसने कभी कोई सर्जरी देखी भी नहीं है, फिर भी उसने बड़े ही अच्छे से जीसू की सर्जरी कर दी। दूसरी तरफ युनसु और सैंगवुक जब नीचे उतर रहे थे तभी वहाँ पर उन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है। पता चलता है कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि उनके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था। वो दोनों मिलकर उसको रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पहले ही वो लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। इसके पहले कि वो उसे रोक पाते तभी एक मॉन्स्टर सैंगवुक को पीछे से पकड़ लेता है। सैंगवुक युनसु से कहता है तुम जल्दी नीचे जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को देख लूंगा। युनसु फुल स्पीड में भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर लिफ्ट के थ्रू जा रहा था और उससे पहले पहुंचना युनसु के लिए पॉसिबल नहीं था। वहीं पर लिफ्ट के बाहर उन लोगों ने एक लेडी को खड़ा करके रखा था ताकि अगर कोई भी मॉन्स्टर आए तो वो उन्हें मार सकती है। लेकिन युनसु समझ चुका था कि अगर वो जल्दी नीचे नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वो कुछ सोचकर सीधा टॉप फ्लोर से नीचे कूद जाता है ताकि वो जल्दी पहुंच सके। इस तरफ जो बूढ़े आदमी की वाइफ थी वो बहुत इन्फेक्टेड हो गई थी, उसके नाक से भर भर के खून निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अलार्म बज जाता है। सब लोग समझ गए थे कि कोई मॉन्स्टर नीचे आ रहा है। तभी वहाँ का लिफ्ट
लिफ्ट खुलता है और वो लेडी बिल्कुल लिफ्ट के सामने खड़ी थी। पहले तो उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई इंसान है, लेकिन जैसे ही वो अपना शक्ल पीछे करता है तो उस लेडी को याद आता है कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को वो गंदी वाली फिश दी थी और इसी बात का बदला लेने के लिए वो इस लेडी को मारने के लिए आया था। वो उस घास काटने वाली मशीन से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इतने में वहाँ पर जेह्योन पहुँच गया था। जेह्योन के एक हाथ में लगी हुई थी, इसीलिए वो दूसरे हाथ से उसे मारने की कोशिश करता है। इस तरफ यूनसू नीचे पहुँच तो गया था, लेकिन इतने ऊपर से कूदने की वजह से उसके पैर में लग गई थी, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर ने जेह्योन का एक हाथ उस मशीन से काट दिया था। इतने में बाकी के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जेह्योन को ऐसी हालत में देखकर सब लोग बहुत डर गए थे। वो मॉन्स्टर सारे लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जेह्योन अपना तलवार दूसरे हाथ से उठाता है और उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। तब तक यूनसू भी वहाँ पर पहुँच चुका था। जेह्योन उस गार्ड को लेकर लिफ्ट के अंदर घुस जाता है और वो दोनों अंदर लड़ने लग जाते हैं। उस गार्ड ने अपने मशीन को यूज करके जेह्योन की हालत खराब कर दी थी। ये सब देखकर यूनसू रोने लग गया था। वहीं पर सामने वाला आदमी अपने हाथ में आग लेकर खड़ा था। जेह्योन उससे कहता है जल्दी से उस आग को यहाँ पर फेंको। डर के मारे वो आदमी फेंक ही नहीं पा रहा था। तभी योन ह्योक सामने आता है और उस आग को अपने हाथ में ले लेता है। वो फेंकना तो नहीं चाह रहा था क्योंकि वो जानता था ऐसा करने से जेह्योन को बहुत दर्द होगा, लेकिन तभी जेह्योन चिल्लाकर उससे कहता है जल्दी से उसे यहाँ पर फेंको। इसीलिए योन ह्योक उस आग को अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से दोनों जलकर मर जाते हैं। ये सीन लिटरली बहुत पेनफुल था और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कैसे एक मॉन्स्टर को मारने के लिए जेह्योन अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। एपिसोड 9 के शुरुआत में सारे लोग मिलकर जेह्योन की बॉडी को वहीं पर दफन कर देते हैं जहां पर बाकी के लोगों की बॉडी को दफन किया गया था। वो सारे लोग मिलकर जेह्योन का फ्यूनरल करते हैं। सारे लोग बहुत सैड थे, ऊपर से जीसू की हालत बहुत खराब थी। वो एक कमरे में आकर बहुत रोती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जेह्योन ने उसको कन्फेस कर दिया था और बोला था कि वो जीसू को बहुत पसंद करता है। अब यही सब सोचकर वो बुरी तरीके से टूट जाती है। ये सारा कुछ यूनियो ने देख लिया था। वो जीसू के पास आकर बैठ जाती है। जीसू कहती है मैं ही बहुत अनलकी हूँ, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। जीसू का जो पहला बॉयफ्रेंड था, पता चलता है कि उसने भी सुसाइड कर लिया था और उसके बाद में जेह्योन के साथ ये सब हुआ। ये सारा इल्जाम जीसू अपने ऊपर ले लेती है। यूनियो उसको समझाती है और कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने ये सब नहीं किया है, जो होना था वही हुआ है। यूनियो यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि वो एक अनाथ थी और उसके बाद योन ह्योक के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया। वो जीसू को बहुत समझाती है। वो कहती है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन हमें कैसे भी करके इससे लड़ना होगा। अगले सीन में हम सेंगवुक को देखते हैं जो जेह्योन की कब्र के पास बैठा हुआ था। वो जेह्योन के लिए बहुत सैड था क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले सीन में हम आर्मी के लोगों को देखते हैं जो अभी तक इक्यूंग का वेट कर रहे थे क्योंकि इक्यूंग की तरफ से अभी तक उन्हें कोई मैसेज नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ हम इक्यूंग को देखते हैं जो मिस्टर गिल के पास थी। इक्यूंग उनसे कहती है कि आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हो। मिस्टर गिल उसे बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग के नीचे कोई ना कोई ऐसी सुरंग है जिसे खोद कर वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वहीं पर एक छोटा सा बच्चा था जो दूरबीन से बाहर का सब कुछ देख रहा था। वो देखता है कि एक गाड़ी इनके बिल्डिंग की तरफ ही आ रही है। इक्यूंग को ऐसा लगता है कि शायद ये गाड़ी आर्मी मेंबर्स की होगी और उन लोगों ने इनको ढूंढ लिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये गाड़ी आर्मी मेंबर्स की नहीं थी, बल्कि इस गाड़ी में बहुत सारे गुंडे थे जो जबरदस्ती बिल्डिंग को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वो लोग अंदर घुसते ही उस मिलिट्री वाले आदमी को पकड़ लेते हैं और सबके सामने उसे जान से मार देते हैं। वो उसे कहते हैं हमने तुमसे कहा था कि तू कहीं भी बचकर भाग नहीं सकता, हम तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। वहाँ के सारे लोग बहुत ही डर गए थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। ये सारे गुंडे मिलकर उस बिल्डिंग के सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग कहीं न कहीं छुप गए थे। मिस्टर गिल उस छोटे से बच्चे को वहीं पर छुपा देते हैं। वो उस बच्चे से कहते हैं कि हम लोग एक मिशन पर हैं और तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। उन्होंने उस बच्चे को तो छुपा दिया था, लेकिन वो खुद पकड़े जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो गुंडे अंदर घुस गए थे उनके पास एक ब्रीफ केस था और उस ब्रीफ केस को खोलने के लिए उन लोगों ने उस आदमी को मार दिया था और साथ ही में उसके थंब को यूज करने की भी कोशिश की थी। उस ग्रुप का एक मेंबर उस ब्रीफ केस को गाड़ी के अंदर रख देता है। तभी इक्यूंग आकर उस ब्रीफ केस को चुरा
लेती है। अगले सीन में हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जिसको मिस्टर गिल ने वहाँ पर छुपने के लिए बोला था। जैसे ही एक आदमी उसको पकड़ने के लिए आता है तो वो छोटा बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने पकड़ लिया था। उनके टीम का जो लीडर था वो उन लोगों के आजू बाजू एक घेरा बना देता है और कहता है तुम लोग इस घेरे के बाहर नहीं आ सकते। एक लड़की उस घेरे से थोड़े दूरी पर खड़ी थी, इसीलिए वो आदमी उस लड़की को शूट करके मार देता है। ये सब देखकर सारे लोग डर गए थे। दूसी को भी वो लोग नीचे गिरा देते हैं। दूसी उनसे कहता है तुम लोगों ने उसको क्यों मारा, जस्ट बिकॉज वो लाइन के बाहर थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ई क्योंग और सैंगवुक दोनों ही छुप चुके थे। वो सारे गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाते। तभी ई क्योंग देखती है कोई आदमी उसको ढूंढने के लिए आया था, इसीलिए वो ऊपर छुप जाती है। उस गुंडे का एक टीम मेंबर उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर जीसू थी। यहाँ पर जीसू बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। अपने ऑपरेशन की वजह से पहले से ही वो बहुत इंजर्ड थी। वो गुंडा वहाँ पर आकर उसके जख्म पर जोर से दबाने लगता है। जीसू को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो उस बंदे से कहता है तुम्हें हमारे लीडर ने बुलाया है, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब यही सब सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं। वो गुंडा उनसे कहता है क्या तुम लोग जानना नहीं चाहते कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। फिर वो कहता है सबसे पहले मुझे ये बताओ ये सारे मैप्स किसने बनाए हैं, यानी कि इस अपार्टमेंट का मैनेजमेंट कर कौन रहा है, बताओ कि तुम्हारा लीडर कौन है। तभी यॉन ह्योक उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है सारे मैप्स मैंने बनाए हैं। तो वो गुंडा कहता है इसका मतलब तुम हो यहाँ के लीडर। फिर वो बताना चालू करता है कि यहाँ पर आने से पहले वो कहाँ पर था। वो बताता है कि ये शहर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है सबको मॉन्स्टर्स मार रहे हैं? नहीं, बल्कि इंसान ही दूसरे इंसान को मार रहे हैं। अगर यहाँ पर सबसे खतरनाक कोई है तो वो एक इंसान है। वो बताता है कि वो एक चर्च के अंदर गया था जहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं था और सारे इंसान मरे हुए थे, यानी कि इंसान ही इंसान को मार रहा है। तभी वहाँ पर वही गुंडा आता है जो जीसू के पास गया था। वो उससे कहता है आपने मुझे बुलाया क्या? एक्चुअली में उसके लीडर ने उसको नहीं बुलाया था, बल्कि वो जो दूसरा बंदा था वो जीसू की जान बचाने के लिए उसने झूठ बोला। फिर वो गुंडा यॉन ह्योक से पूछता है मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक ऑपरेशन भी हुआ है, मुझे सच बताओ यहाँ पर डॉक्टर कौन है? तब यॉन ह्योक कहता है वो ऑपरेशन भी मैंने ही किया था। ये सब देखकर वो गुंडा बहुत इम्प्रेस हो गया था। वो यॉन ह्योक को एक ऑफर देता है, कहता है तुम मेरी पार्टी में आ सकते हो, तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें इन सबको धोखा देना होगा। यॉन ह्योक जानता था अगर उसे सबकी जान बचानी है तो इस वक्त उसको इस गुंडे का साथ देना होगा, इसलिए वो उस आदमी से कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब देखकर सारे लोग डर गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यॉन ह्योक ये सब क्यों कर रहा है। युनसू भी यॉन ह्योक से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। फिर यॉन ह्योक युनसू के कान में कुछ बोलता है। वो कहता है हमें कभी ना कभी एक अच्छा मौका जरूर मिलेगा और हमें उस मौके का वेट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम सैंगवुक को देखते हैं जो पता नहीं किसकी गन लेकर खड़ा हो गया था। सैंगवुक को गन चलाने नहीं आती थी लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की थी। वो उन दोनों गुंडों को मारने लगता है। तभी वहाँ पर इक्युंग भी पहुँच जाती है। वो आते ही बहुत सारे लोगों को मार देती है। अब इक्युंग और सैंगवुक मिलकर सारे गुंडों को मारने का प्लान बनाते हैं। वो दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तब वो छोटा बच्चा उन दोनों को आवाज देता है, कहता है मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालो। तभी सैंगवुक उस बच्चे को नीचे उतारता है और पूछता है कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो एक्चुअली में बहुत ही अच्छा मॉन्स्टर था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने वाले थे, लेकिन वो बच्चा उन्हें रोक देता है और कहता है ये मेरा फ्रेंड है, इसने मेरी जान बचाई है, प्लीज इसे मत मारो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो गुंडा उस बच्चे को ढूंढ रहा था तब इसी मॉन्स्टर ने इस बच्चे को ऊपर खींच लिया था, जिसकी वजह से उस बच्चे की जान बच गई थी। इसीलिए प्रेजेंट में इक्युंग और सैंगवुक उस मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ देते हैं। अगले सीन में हम उसी गुंडे को देखते हैं जो वहीं पर पहुंच गया था जहां पर उस बूढ़े आदमी की वाइफ को रखा गया था। वो गुंडा यॉन ह्योक से कहता है तुम कौन सा बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तुमने जिस इंसान को यहाँ पर सेफली रखा है ना वो एक मॉन्स्टर है। फिर वो बिना कुछ सोचे उस बूढ़े आदमी की वाइफ को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर सारे लोग डर गए थे। युनसू समझ गया था कि उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस तरफ वो गुंडा यॉन ह्योक से कहता है तुम हमसे गद्दारी नहीं कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। यॉन ह्योक बहुत इमोशनल हो गया था क्योंकि उस लेडी की कोई गलती भी नहीं थी और वो एक बहुत ही अच्छी इंसान थी। फिर भी इस गुंडे ने उसको बेकार ही मार दिया। फिर अगले सीन में हम इक्युंग और सैंगवुक को देखते हैं जो आगे का प्लान बना रहे थे। तभी उन्हें दो गुंडे मिलते हैं। वो दोनों मिलकर उनको भी मार देते हैं। साथ ही में वो दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी के लोग थे। इतने में सारे लोग खड़े हो जाते हैं और जितने भी गुंडे थे उन पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ सैंगवुक उस छोटे से
बच्चे को लेकर आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक से दो गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके सेंगवुक उनसे बच जाता है। उन गुंडों का जो मेन बॉस था वो कहीं न कहीं बहुत स्मार्ट था, इसीलिए वो योनह्यो को पकड़ लेता है। अब इसकी वजह से दोबारा से सारी चीज कंट्रोल में वापस आ जाती है। वो लोग सारे लोगों को दोबारा से पकड़ लेते हैं। गुंडा कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हम लोगों से जीत जाओगे? तभी वहाँ पर बूढ़े आदमी की वाइफ आ जाती है। एक्चुअली में उस गुंडे ने उसको मार दिया था। अब क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी इसीलिए वो दोबारा से उठकर बाहर आ जाती है। सबसे पहले वो आते ही ये गुंडे को मारती है, लेकिन उस लेडी के अंदर ये होश नहीं था। वो अपने और बाकी के लोगों में फर्क नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। उसको तो पता ही नहीं था कि कौन गुंडा है और कौन उसका अपना है। वो लेडी एकदम से योनह्यो की तरफ आने लग जाती है। तभी युनसु बीच में आ जाता है और योनह्यो का वार अपने ऊपर ले लेता है। उस लेडी का हाथ एक वेपन बन चुका था और उस वेपन से वो युनसु के आर पार कर देती है। अब युनसु के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो ना चाहते हुए भी उस लेडी का गला दबाकर उसको मार देता है। ये सब करते हुए उसे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। फिर वो उस गुंडे का लीडर कहता है, हमें इस लेडी को जलाना होगा क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर ये दोबारा से उठ गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए जिंदा होने से पहले उसे वहीं पर जला दिया जाता है। ये सब देखकर वहाँ के सारे लोग डर गए थे। वहीं दूसरी तरफ एक गुंडा जीसू के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। वहीं पर उसे यूरी दिख जाती है। वो यूरी से कहता है, तुम मेरे साथ चलो। यूरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे अंदर जाना पड़ता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचती है तो वो उस गुंडे पर अटैक कर देती है। वहीं पर जीसू ये सब देख लेती है और वो भी उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो गुंडा जानता था कि जीसू जख्मी है। अब इसी बात का फायदा उठाकर वो उसे मारने लगता है, लेकिन यूरी के पास एक वेपन था। उस वेपन को लेकर वो उस गुंडे को स्टैब करके मार देती है और उस आदमी का सारा खून यूरी के ऊपर गिर जाता है। आज तक यूरी ने किसी की जान नहीं ली थी, इसी वजह से वो बहुत डर जाती है। अगले सीन में हम सारे गुंडों को देखते हैं जो युनसु को लेकर छत के ऊपर आ जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सारे लोगों पर नजर रखने के लिए बस एक ही गुंडा था। तभी वहाँ पर इक्यूंग पहुँच जाती है और उस गुंडे को मार देती है। अब वहाँ के सारे लोग आजाद हो गए थे। वो सब वहाँ से भागने लग जाते हैं। इस तरफ हम यूरी को देखते हैं जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम था और इतना ज्यादा फाइट करने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। तभी वहाँ पर सेंगवुक आता है। वो सबसे पहले यूरी को उसका पंप देता है। यूरी रोने लग जाती है और कहती है, मैंने किसी इंसान की जान ले ली, मैंने उसे मार दिया। सेंगवुक उसको समझाता है और कहता है, तुमने किसी को नहीं मारा है, वो इंसान एक मॉन्स्टर था और वो मरना डिजर्व करता था। अगले सीन में हम उसी गुंडे को देखते हैं जो युनसु को लेकर छत के ऊपर आया हुआ था। तभी उसका एक मेंबर पूछता है कि हम इस लड़के का क्या करें, वैसे भी एक मॉन्स्टर है। उन गुंडों का लीडर युनसु के पावर को देखकर बहुत ही एक्साइटेड था। इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी वो ऐसे घूम रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वो लोग उसे दोबारा से शूट करते हैं, लेकिन युनसु की बॉडी बहुत ही जल्दी हील हो जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम दुसिक को देखते हैं जो बहुत परेशान हो गए थे। तभी हमें पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गए थे। इस तरफ ये गुंडा कहता है, हमें युनसु को मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक मॉन्स्टर है। वो जैसे ही युनसु को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसके ग्रुप का एक मेंबर उस गुंडे को ही मारने लगता है। पता चलता है कि इसका नाम म्योंग था। वो एकदम से उसको गले से पकड़कर उसे सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जब बाकी के गुंडे म्योंग को मारने के लिए आते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्योंग भी एक्चुअली में इन्फेक्टेड था। उसी टाइम पर ऊपर से कुछ फ्लायर्स गिरते हैं जिनमें स्पेशल इन्फेक्टेड लोगों के बारे में मेंशन किया गया था। युनसु म्योंग से पूछता है, तुमने उसको क्यों मारा, तुम तो उसी के साइड पर थे ना। तो म्योंग हंसने लग जाता है और कहता है, मैं कमजोर लोगों के साइड पे नहीं होता। वो बताता है वो तो बस प्रिटेंड कर रहा था। पता चलता है कि म्योंग भी बिल्कुल युनसु की तरह ही था। वो इन्फेक्टेड तो था लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं बना था। अब वो दूसरा गुंडा नीचे आकर सबसे कहता है, अगर वो दोनों यहाँ पर आ गए तो वो हमें मार देंगे। वो उन्हें वही पैम्पलेट दिखाता है जिसके ऊपर स्पेशल इन्फेक्टेड लोगों के बारे में लिखा गया था। वहाँ पर लिखा था कि जो भी स्पेशल इन्फेक्टेड लोगों के बारे में बताएगा उन्हें एक सेफ कैंप में ट्रांसफर किया जाएगा। अब यही पैम्पलेट दिखाकर म्योंग युनसु से कहता है, जिनको तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे? और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था युनसु ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसका कोई भी मेंबर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके साथ में जो लड़का था वो युनसु को भड़काने की कोशिश करता है। वो युनसु से कहता है, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, वो सारे लोग मिलकर तुम्हें मिलिट्री वालों को सौंप देंगे। एपिसोड 10 के शुरुआत में वो जैसे ही नीचे आता है तो वहाँ के सारे लोग गन लेकर खड़े थे। यहाँ पर युनसु का भरोसा जीत जाता है क्योंकि कोई भी मेंबर उसे शूट नहीं करता, लेकिन वहाँ के सारे लोग म्योंग से डरे हुए थे
क्योंकि सबको सच्चाई पता चल चुकी थी कि म्योंग ने अपने ही टीम के मेंबर को मार दिया है। लेकिन यूनसू उनको समझाता है। वो कहता है तुम्हें इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है और ये मेरा दोस्त बन चुका है। यूनसू के कहने पर सारे लोग उसका भरोसा कर लेते हैं और कोई भी म्योंग को नहीं मारता। फिर हमें दिखाया जाता है यूनसू को इस बात का बहुत गिल्ट हो रहा था क्योंकि उसने उस बूढ़े आदमी की वाइफ को मार दिया था जब वो एक मॉन्स्टर बन गई थी। तभी इक्यूंग आकर उसको समझाती है। वो कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर अगले सीन में यूनसू म्योंग के पास आकर बैठ जाता है। वो म्योंग से पूछता है अब तुम क्या करोगे। म्योंग कहता है मैं हमारे जैसे लोगों को ढूंढूंगा जो इन्फेक्टेड तो हैं लेकिन अब तक मॉन्स्टर नहीं बने हैं। वो बताता है वो ऐसी दुनिया में नहीं रहेगा जहाँ पर उसको इंसानों से खतरा है, बल्कि वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। साथ ही में वो यूनसू को भी भड़काता है। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, अगर हम साथ रहेंगे तो हमारे बीच एक यूनिटी रहेगी। फिर वो आगे अपनी कहानी सुनाता है कि आखिर उसके साथ में कितना कुछ हुआ था। जब वो इन्फेक्टेड हो गया था तब उसने अपने आप को मिलिट्री वालों को सौंप दिया था। मिलिट्री वाले उस पर डेली एक्सपेरिमेंट करते थे। उसे बुरी तरीके से काटा जाता था, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, उसे इस हद तक टॉर्चर किया जाता था कि वो सहन नहीं कर पाता था। लेकिन इतना करने के बाद भी उसके शरीर के अंदर से वो मॉन्स्टर नहीं निकला। वो बताता है लास्ट में उसे जलाया भी गया, तब जाकर उसे पता चला कि मॉन्स्टर तो वो खुद ही है, क्योंकि वो तो मर ही नहीं सकता। कोई इंसान उसको कैसे मारेगा। उसके बाद वो बताता है कि उसको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी पड़ी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्योंग एक्चुअली में उस साइंटिस्ट के टीम में से ही था, क्योंकि म्योंग की जो असली बॉडी थी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी असली बॉडी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, लेकिन उसके अंदर का जो मॉन्स्टर था वो निकल कर किसी और के बॉडी में घुस जाता है। वो यूनसू को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि यूनसू अपने ही मेंबर्स को धोखा दे दे। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी इंसान एक मॉन्स्टर के साथ नहीं रहना चाहता है, और ये बात तब जाके प्रूव हो जाती है जब सारे लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को मारने लग जाते हैं जिस मॉन्स्टर ने उस छोटे बच्चे की जान बचाई थी। यहाँ पर वो मॉन्स्टर उस छोटे बच्चे से मिलने के लिए आया था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। वो छोटा बच्चा रो रो कर सबको समझाता है, कहता है प्लीज इसे मत मारो, ये तो मेरा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी बहन भी नहीं करती। सारे लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को जला देते हैं जबकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। ये सब देखकर यूनसू बहुत डर गया था। वो कहीं न कहीं म्योंग की बातों पर भरोसा करने लगता है और वो म्योंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये सारी चीजें यूनियो देखती है तो वो समझ जाती है कि म्योंग यूनसू को भड़काने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जाकर योनह्योक से बात करती है। योनह्योक उसे वही पैम्फलेट देता है और कहता है देखो मिलिट्री वाले क्या करने वाले हैं। यूनियो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, हम लोग यूनसू को मिलिट्री वालों को नहीं दे सकते, पता नहीं वो लोग यूनसू के साथ क्या करेंगे। यहाँ पर योनह्योक एक बहुत बड़ी बात बताता है। वो बताता है मिलिट्री वाले हमें ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो हमें सेफ्टी देंगे। जब कोई भी इंसान हमें ऐसे कंडीशन में प्रॉमिस कर रहा है कि वो हमें सेफ्टी देंगे तो समझ जाना कि वो झूठ बोल रहा है। और यहाँ पर मिलिट्री वाले डरे हुए हैं, उन्हें तो खुद भी नहीं पता कि आखिर उन्हें करना क्या है, इसीलिए वो झूठे प्रोमिस कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोगों ने यूनसू को मिलिट्री वालों को सौंप भी दिया तब भी वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। तो यूनियो पूछती है हमें फिर क्या करना चाहिए। योनह्योक कहता है मैं खुद जाकर यूनसू से बात करूंगा। वो यूनसू से बात करने की कोशिश करता है लेकिन यूनसू उससे बात नहीं करता क्योंकि म्योंग ने उसे भड़का दिया था। वो योनह्योक से कहता है तुमने हमेशा मेरा फायदा उठाया है और आज भी तुम यही कर रहे हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर म्योंग आता है। इक्यूंग भी उस टाइम पर वहीं थी। वो दोनों मिलकर म्योंग से पूछते हैं कि आखिर मिलिट्री वाले क्या करना चाहते हैं। म्योंग उनसे कहता है मैं तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि उसके मेंबर्स की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। वो बताता है उसने मिलिट्री वालों की बातें सुनी थी वन गोल्डन आवर के बारे में। मिलिट्री वाले लोग जब इस बात पर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि मॉन्स्टर कौन है और इंसान कौन है, तो इस चक्कर के अंदर वो सारे इन्फेक्टेड एरिया को उड़ा देंगे, यानी कि निर्दोष लोगों की भी जान जाएगी। और जो पैम्फलेट वो नीचे गिरा रहे हैं वो सारी चीजें झूठी है। अगले सीन में हम बाकी के लोगों को देखते हैं जिन लोगों ने गुंडे को पकड़ लिया था क्योंकि इस गुंडे ने सबको बहुत परेशान किया था। वो गुंडा म्योंग से कहता है तुम तो मेरी जान बचा लो, लेकिन म्योंग उस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ के सारे लोग मिलकर उसको परेशान करने लगते हैं। अगले सीन में हम योनह्योक और इक्यूंग को देखते हैं। योनह्योक को इक्यूंग पर अब पूरा भरोसा था। वो उसे सारी बातें बताने लग जाता है। साथ ही में इक्यूंग उसको बताती है कि मिलिट्री वालों ने उसे एक ट्रैकर दिया था और अगर उसने उस ट्रैकर का यूज कर लिया तो तुरंत ही मिलिट्री यहाँ पर पहुँच जाएगी यूनसू को लेने के लिए। लेकिन अभी तक उसने इस ट्रैकर का इस्तेमाल नहीं किया है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री वालों को यहाँ पर नहीं बुलाएंगे। अब योनह्योक उस ट्रैकर को एक जगह पर बंद करके रख देता है। उसी टाइम पर हम देखते हैं एक लड़का उन दोनों की बातें सुन रहा था। अगले सीन में
हम दूसिक को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुके थे। उनके नाक से बहुत खून निकल रहा था। कहीं ना कहीं उन्होंने सोच लिया था कि वो जल्दी ही मॉन्स्टर बन जाएंगे, लेकिन वो अपने ऊपर काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम मिस्टर गिल को देखते हैं, जिनको इस बात का पूरा भरोसा था कि इस अपार्टमेंट के नीचे जरूर कोई ना कोई सुरंग है, जिसे खोद कर वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अब यही सब सोच कर वो पूरी रात खोदते रहते हैं, जबकि उनकी हालत भी नहीं थी। रात से सुबह हो जाता है, लेकिन वो काम करना बंद नहीं करते। वो सोचते हैं उन्हें सबकी जान बचानी होगी। तभी यूरी वहाँ पर आती है और उन्हें बहुत समझाती है। कहती है आपके लिए ये सब ठीक नहीं है। यूरी की खुद की हालत भी बहुत खराब थी, क्योंकि वो एक अस्थमा की पेशेंट थी। वो बात करते करते वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सैंगवुक को देखते हैं। उसे पता चलता है कि यूरी का अस्थमा वाला पंप टूट चुका है और वो देखता है कि यूरी बेहोश हो गई है, इसीलिए वो उसको उठाकर वहाँ से बाहर भागने लगता है। वो दरवाजे तक पहुँच ही गया था, लेकिन उसी टाइम पर म्योंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को नीचे गिरा देता है। तभी युनसु भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो म्योंग से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो म्योंग बताता है ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से बाहर चला गया तो ये मिलिट्री वालों को बता देगा कि हम दोनों यहाँ पर हैं। तभी युनसु यूरी की तरफ देखता है। उसे पता चलता है कि यूरी की हालत बहुत खराब है, इसीलिए वो सैंगवुक के हाथ में गाड़ी की चाबी रख देता है और उसके बाद उठाकर सैंगवुक को यूरी के पास रख देता है। युनसु ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसे किसी की भी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सबकी मदद कर रहा था। वो म्योंग से कहता है इन दोनों को यहाँ से जाने दो, कुछ ही दिनों के अंदर वैसे भी ये लोग मरने वाले हैं। सैंगवुक यूरी को अपने कंधों पर उठाकर वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी म्योंग अपना असली चेहरा दिखाता है। वो उन दोनों को शूट करने लगता है। अब क्योंकि यूरी सैंगवुक के पीठ पर थी, इसलिए सारी गोली उसे ही लग जाती है। वो सैंगवुक से कहती है तुम पीछे मुड़कर मत देखना। वो यहाँ पर सैंगवुक को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी के साथ में वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सबको शूट करने लग जाता है। काफी सारे लोग तो बच जाते हैं, लेकिन एक आदमी एक लेडी को बचाने के चक्कर में खुद बीच में आ जाता है। ये सब देखकर युनसु को बहुत गुस्सा आ गया था। वो एकदम से म्योंग पर अटैक कर देता है, लेकिन म्योंग बहुत पावरफुल था। वो युनसु को उठाकर काफी दूर फेंक देता है। वो युनसु से कहता है मैं तो तुम्हें बहुत पहले ही पहचान गया था। जब तुमने उस लेडी को मारा था ना, तब तुम्हारे अंदर उस लेडी को मारने का बहुत गिल्ट था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरे फेवर में नहीं हो। अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। तुमने तो उस लेडी को मारा ही नहीं था, बल्कि वो लेडी तो मैं खुद ही था। यानी कि जब वो लेडी मर गई थी तो वो दोबारा से जिंदा नहीं हुई थी, बल्कि म्योंग के अंदर का मॉन्स्टर उस लेडी के अंदर गया था। यानी कि वो लेडी खुद म्योंग ही था। उसने जानबूझकर युनसु से उस लेडी को मरवाया ताकि युनसु के अंदर इस बात का गिल्ट आ जाए कि उसने किसी की जान ली है। म्योंग सबसे कहता है कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। वहाँ पर जितना भी सामान था वो सब कुछ नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर युनसु को बहुत गुस्सा आ गया था। देखते ही देखते वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो काफी खतरनाक लग रहा था। उसका एक पूरा हाथ एक विंग के अंदर बदल जाता है, ऐसा विंग जो किसी भी चीज को काट सकता था। उसी टाइम पर वो म्योंग को पकड़ लेता है और उसे मारने लग जाता है। युनसु को ऐसी हालत में देखकर वहाँ के सारे लोग डर गए थे, लेकिन सब लोग जानते थे कि युनसु को शांत किया जा सकता है, पर ये काम करता तो करता कौन। उसी टाइम पर दूसिक वहाँ पर पहुँच जाते हैं और युनसु को एकदम से गले लगा लेते हैं। वो उसे बहुत ही प्यार से शांत करते हैं। युनसु के जितने भी कांटे बाहर निकले हुए थे वो दूसिक के आर पार हो जाते हैं। फिर भी दूसिक उसको शांत करते हैं और कहीं ना कहीं युनसु शांत भी हो गया था। वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, लेकिन इस चक्कर में युनसु की याददाश्त चली जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसी टाइम पर दूसिक की भी मौत हो जाती है। सेम टाइम पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। यूरी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। सैंगवुक चाहकर भी यूरी की हेल्प नहीं कर पाता और उसी टाइम पर यूरी की मौत हो जाती है। काफी टाइम के बाद युनसु को होश आता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। जैसे ही वो दूसिक की तरफ देखता है तो उसे हल्का हल्का मेमोरीज याद आता है। उसे याद आता है कि दूसिक ने उसकी कितनी हेल्प की थी। ये सब याद करके वो रोने लग जाता है। अगले सीन में हम योनह्योक को देखते हैं। तभी उसके पास जीसू आती है। जीसू उससे पूछती है युनसु को कुछ याद आया या नहीं। योनह्योक कहता है धीरे धीरे करके उसे सब कुछ याद आ जाएगा। वहीं पर हम युनसु को देखते हैं, जिसे कुछ कुछ चीजें याद आ रही थी। अगले सीन में हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं जो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी बहन उसके पास आती है। उसका भाई रोने लग जाता है। वो कहता है तुमने उस मॉन्स्टर को क्यों मारा? वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वो बहुत अच्छा मॉन्स्टर था। उसने मेरी जान भी बचाई थी। वो कहता है वो हमारे डैड भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी बहन उसे डांट देती है। तभी मिस्टर गिल आकर उन दोनों को शांत करते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। फ्लैशबैक
फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं दुसिक ने उन दोनों बच्चों के लिए छोटे छोटे मेडल्स बनाए थे। उन्होंने वो मेडल मिस्टर गिल को दे दिया था ताकि वो बच्चों तक पहुंचा दे। प्रेजेंट में मिस्टर गिल वो मेडल निकाल कर उन दोनों बच्चों को दे देते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे बहादुरी के मेडल्स हैं, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और तुम दोनों को हमेशा साथ में रहना है, जरा भी झगड़ा नहीं करना है। अगले सीन में हम इक्यूंग को देखते हैं जिसको बताया जाता है कि मिस्टर गिल उठ ही नहीं रहे हैं। चेक करने पर पता चलता है कि मिस्टर गिल की डेथ हो चुकी है और वैसे भी वो कंटिन्यूअसली 2 दिनों से काम कर रहे थे और उन्हें मेडिकेशन भी नहीं मिल रहा था। इसी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब सारे लोग मिलकर उनकी बॉडी को दफन करने के लिए उसी जगह पर लेकर आते हैं। इक्यूंग जैसे ही वहाँ का मिट्टी खोदने लगती है तो उसे वहाँ पर दरवाजा मिलता है, यानी कि मिस्टर गिल झूठ नहीं बोल रहे थे। वहाँ पर सच में एक सुरंग था। दरवाजे को खोलने पर उन्हें एक सुरंग मिल जाता है जहाँ से वो लोग आराम से बाहर निकल सकते थे। कुछ ही टाइम में स्नोफॉल चालू हो जाता है और पता चलता है कि बाहर से मिलिट्री वालों ने उस अपार्टमेंट ग्रीन होम्स को चारों तरफ से घेर लिया है। यॉन ह्योक और इक्यूंग को पता चलता है कि उन्हीं में से एक मेंबर ने उस जीपीएस ट्रैकर को चालू कर दिया था, जिसकी वजह से मिलिट्री वाले यहाँ तक पहुँच गए थे स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान को पकड़ने के लिए। वहीं पर वो छोटा बच्चा युनसू को अपना स्कार्फ दे देता है और युनसू से कहता है आप कहीं भी मत जाइए, आप हमारे साथ ही रहिए। लेकिन युनसू मना कर देता है। वो सोचता है कि वो मिलिट्री वालों के पास चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम उसी गुंडे को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए उसी सुरंग के अंदर चला जाता है और दरवाजा खोलने के चक्कर में बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। ये ब्लास्ट देखकर मिलिट्री वालों को ये लगता है कि अंदर बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों के पास बहुत सारा हथियार भी है। उनको लगता है कि वो वॉर के लिए तैयार है। इसी वजह से वो लोग भी शूट करने लग जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर सारे लोग वहाँ पर नहीं रुक सकते थे, इसीलिए एक एक करके वो उस सुरंग में जाने लग जाते हैं। सब लोग एक एक करके नीचे उतर जाते हैं। तभी यूनियो को याद आता है कि युनसू अभी तक नहीं आया है, इसीलिए यॉनह्योक उससे कहता है तुम यहाँ से जाओ, युनसू को मैं लेकर आऊंगा। जाते वक्त यूनियो उससे प्रॉमिस लेती है और कहती है आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप वापस जरूर आओगे। तो यॉनह्योक उससे वादा करता है। वो कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, तुम बस यहाँ से आगे निकल जाओ। इसीलिए यूनियो वहाँ से चली जाती है। इस तरफ यॉनह्योक जैसे ही ऊपर पहुँचता है तो वो युनसू से वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन युनसू मना कर देता है और चुपचाप वहाँ से बाहर निकलने लगता है। और ये वही वाला सीन था जो हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था। सारे मिलिट्री वाले पूछ रहे थे कि तुम हो कौन, अगर तुम आगे बढ़े तो हम लोग फायर कर देंगे। लेकिन युनसू जरा भी नहीं रुक रहा था। इतनी सारी गोली लगने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा था। इतनी ज्यादा फायरिंग होने की वजह से वो अपार्टमेंट ही हिलने लग जाता है और बेसमेंट में जितने भी लोग थे वो भी डर जाते हैं। वहीं पर हम यूनियो को देखते हैं जो बहुत रो रही होती है। वो चिल्लाकर बोलती है हमें रुकना होगा, मेरा भाई अभी तक आया नहीं है। लेकिन इक्यूंग जानती थी कि यॉनह्योक वापस नहीं लौटेगा। वहीं दूसरी तरफ हम यॉनह्योक को देखते हैं जो हेडफोन्स लगाकर बैठा हुआ था और वो अपनी फैमिली फोटो देख रहा था। ये वही फोटो था जो यूनियो के पास में था और वो इस फोटो को हमेशा देखती रहती थी। प्रेजेंट में यॉनह्योक उस फोटो को देखकर बहुत रो रहा था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो इसीलिए नीचे नहीं जा रहा था क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके नाक से खून निकल रहा था। उसे पता था कि अगर वो नीचे जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा और बाकी के लोगों को वो सेफ रखना चाहता था, इसीलिए वो नीचे नहीं जाता। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग सुरंग में बैठे हुए थे। तभी वो डॉग वाली लेडी का डॉग वहाँ पर आता है और वो एकदम से भागने लग जाता है। सारे लोग उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो लोग ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बाहर निकलने के लिए सीढ़ियाँ थी। कुछ ही टाइम में सब लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि मिलिट्री के लोगों ने उन सबको घेर लिया था। पता चलता है कि इन्हीं में से एक बंदे ने उस ट्रैकर के बटन को प्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से मिलिट्री वाले यहाँ पर पहुँच गए थे। वो मिलिट्री वाली इक्यूंग से कहती है तुमने हमें धोखा दे दिया, तुम हमें बता सकती थी स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान के बारे में ताकि हम उसे यहाँ से ले जा सके, लेकिन तुमने नहीं बताया। क्या तुम्हें अपने फियांसे के बारे में कुछ भी नहीं जानना है? इक्यूंग यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे पाती। तभी वो मिलिट्री वाली कहती है अभी भी तुम्हारे पास एक और मौका है। बाकी के सारे लोगों को मिलिट्री वाले रेस्क्यू करके ले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इक्यूंग ने मिलिट्री वालों को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उसे कैसे भी करके अपने फियांसे के बारे में जानना था। फिर हमें काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम युनसू को देखते हैं जो एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तभी एक आदमी उसको आवाज लगाता है। बाद में पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि सेंगवुक था। सेंगवुक को देखकर युनसू एकदम से डर जाता है। पता चलता है कि वो लोग इस वक्त मिलिट्री वाले गाड़ी में ही थे। और इसी सीन के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं सीजन 2 में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और
सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।